अच्छा चलो आप ये बताओ तब तक कि जितनी चीजें अभी तक डिस्कस हुई हैं, जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का डाउट आपको एक बार ही बोलो। अभी जस्ट कर रहे हैं सर उसको ना तब तक। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर होंगी यहाँ तक अभी तक जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं। बताइए। अब धीरे धीरे आपका क्वेश्चन सेगमेंट न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। फॉर्मूले आने शुरू हो गए हैं, आपके रिलेशन आने शुरू हो गए हैं। पेरेंट रोक मतलब जिस रोक की वैदरिंग से आपकी सॉइल बन रही है, जिस भी रोक की वैदरिंग से सॉइल बनी है उस रोक को पेरेंट रोक बोलेंगे। ठीक, जिस भी रोक की वैदरिंग से सॉइल बनी है उसको पेरेंट रोक बोलेंगे। ठीक है सर। rock formed soil called parent, the rock formed soil called parent rock, the rock forming soil is called parent rock. Yes, the rock forming soil, वो rock जो soil को बना रही है, इस rock की weathering से soil बन रही है, इस rock की weathering से soil बन रही है, that is called parent rock. अब आपका क्वेश्चन सेगमेंट भी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जो भी मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत इसमें बेसिक सा थियोरेटिकल पार्ट रहता है, बाकी तो आगे सारी भी जितनी भी चीजें होंगी सब मोस्टली कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। सारी चीजें न्यूमेरिकल पार्ट होगा धीरे धीरे आपका स्टार्ट ना, बस फॉर्मूले आने शुरू हो गए, अब रिलेशन आने शुरू हो जाएंगे, रिलेशंस। अच्छा मुझे ये बताओ, वॉइड रेशियो की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है जनरली? क्या रेंज क्या रहेगी वॉइड रेशियो के लिए? सॉइल का सेकंड एग्जाम में वेटेज कितना है सर? सॉइल का सेकंड एग्जाम में वेटेज कितना है? सॉइल का सेकंड एग्जाम में वेटेज कितना है? सॉइल का सेकंड एग्जाम में वेटेज कितना है? देखिएगा जरा, सॉइल का सेकंड एग्जाम में अगर आपको वेटेज देखना है तो वेटेज का आइडिया दे दे रहा हूं मैं। किसी ने पूछा है सर का मैसेज आया है, क्लास विल स्टार्ट। ओके ओके ओके, क्लास विल स्टार्ट एट 7:45। ठीक है, क्लास 7:45 पे स्टार्ट होगा, कोई नहीं, ठीक है। अभी तो जस्ट होने वाला है 7:45 में ना, 2-3 मिनट ही है। देखो सेकंड एग्जाम में मैंने बोला भी था आपको, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे क्लास की थी वहां भी आपको बताया था कि कितना वेटेज होता है सेकंड एग्जाम में। पूजा, लगभग अगर आपका 300 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है तो 300 में से ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 300 में से अकेला 100 मार्क्स का सॉइल पूछ लिया गया, आपका 95 मार्क्स का। 300 में से अकेला 95 मार्क्स का सॉइल पूछ लिया, देखो कितना वेटेज है। सॉइल का सेकंड एग्जाम में वेटेज कितना है? 300 में से अकेला 95 मार्क्स का सॉइल पूछ लिया आपसे। अब देख लो वेटेज कितना है। आया वेटेज समझ? बहुत ज्यादा है, बहुत। और हर एक एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में, इन ऑल द एग्जाम्स आपका स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे मैंने बताया था कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वॉइड्स, वॉइड्स के बारे में अब आपको आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे कि वॉइड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, नॉट ओनली इन सॉइल मैकेनिक्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं अभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं उनको आइडिया लग चुका होगा कि वॉइड्स है कितना इंपॉर्टेंट पूरी इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक वर्ड है दैट इज वॉइड ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपका वॉइड्स। वॉइड्स बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इंजीनियरिंग का। सो अभी क्लियर है? सो एक बार बताओ सर, जरा फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ना, आगे सबको क्लियर है? वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो देखो जरा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम डिस्कशन कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को बेसिक कैसे लिखना है आपको वो मैंने आपको बता दिया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे आपको बेसिक फॉर्म में लिखना है, बेसिक फॉर्मूला उसके लिए आपको बताया था कि किस तरह से आप लिखोगे। अब मैं सॉइल में दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास डिफाइन कर रहा हूँ। सॉइल्स में मैं आपको दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन कर रहा हूँ। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आप डिफाइन करोगे, द फर्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी व्हाट? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपके पास में है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही आप एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहोगे, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहोगे, या फिर इसी सेम चीज को आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
सॉइल, सॉलिड्स, ये भी बोल दोगे आप इसको ना। सो तीन नाम है, तीन में से कुछ भी बोल सकते हो, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। अब ये किस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉइल के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दैट इज दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द सॉइल। जो हमारी सॉइल में जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं ये उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्लियर है। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय, मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर आप इसको जी एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीएस से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जी या फिर जीएस। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपकी सॉइल के सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स ऑफ अवर सॉइल, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, जी या फिर जीएस, जी या फिर जीएस, जी या फिर जीएस। फॉर्मूला बताइए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बता दो, खुद से बता दो फॉर्मूला यार, अब तो सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका, आपको सब पता है इसके बारे में। फॉर्मूला क्या बनकर आएगा इसका बता दो जरा, बोलो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा। उस दिन आपसे जनरलाइज्ड वे में डिस्कस किया था, जिसका खुद से फॉर्मूला बता दीजिए क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, बोलो। बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब इस चीज में। देखो आई थिंक कमेंट नहीं आ रही शायद मेरे पास टाइम से, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है आपको। गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू, बिल्कुल सिंपल, सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा गामा सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, यस, बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, कुछ भी लिख दो। चाहे तो आप इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिख लो, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर चाहे आपको किसके फॉर्म में लिख लो, यूनिट वेट के फॉर्म में लिख लो। उस दिन आपको बताया था कि दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा एज सच, ठीक है, क्लियर है। सो जनरल इसको आप कैसे ड्राइव करोगे, एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं, बाकी पूरा डेरिवेशन नहीं करके दिखाऊंगा, आपको पता है किस तरह से ड्राइव करना है। होगा क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉइल के सॉलिड की बात हो रही है, ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। क्लियर है। इससे आप डेरिवेशन कर लेना, इसका डेरिवेशन कैसे करना है वो पूरा का पूरा उस दिन आपसे डिस्कस किया था। अगर आप इसका डेरिवेशन करोगे तो आपके पास में ये रिलेशन बन जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन करके दिखाऊं पूरा, तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग कर लोगे तो उसके लिए फिर मैं नहीं करूंगा। मतलब आप बताओ कि चाहते हो कि पूरा डेरिवेशन करके दिखाऊं, या फिर आप डेराइव करके रिलेशन लेकर आ सकते हो खुद से, एक बार बोल दो जरा। अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट जो कि चाह रहा है कि यहाँ से पूरा डेरिवेशन एक बार करके दिखा दो, तो मैं कर सकता हूँ। बाकी मुझे अगर लग रहा है कि अगर आप सब लोग कर लोगे खुद से, तो फिर उसके केस में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या फॉर्मूला होगा, एक जनरल डेरिवेशन आपको करके दिखाया था उस दिन, उसी तरह से करना है। बस उसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, ए लिखा था ना वहां पे आपने, उसमें ए को रिप्लेस कर दो किससे, सॉलिड से, बस, और कोई चेंज नहीं है किसी भी तरह का। बोलो जरा, किसी को चाहिए कि पूरा डेरिवेशन इसका करना है, कोई है जिसको चाहिए कि पूरा डेरिवेशन इसका करना है। ओके चलो हो जाएगा ना, मतलब ये आप कर लोगे खुद से। सो फॉर्मूला आपका फाइनली क्या बनेगा, फॉर्मूला आपके पास में बनेगा, ये फॉर्मूला लिख दिया इसका, ये फॉर्मूला आपके पास में फाइनली बनकर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, G इज इक्वल्स टू गामा S, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है वो आपको पता है ऑलरेडी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो ये फर्स्ट टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिस्कस करी, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बोल सकते हो, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बोल सकते हो, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स, सॉलिड्स आप बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब नाउ अच्छा ये जस्ट मुझे ये बताओ, ये बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स है आपके पास में, ये एक्चुअली में डिफाइन क्या कर रही है वैल्यू, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बताना क्या चाहती है वैल्यू। लेट अस सपोज मैंने आपको ये बोला, चलो मैं समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल उठा रहा हूँ। आप सबको पता होगा, आपने फ्लूइड भी पढ़ा है, अभी 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 आप करंटली क्या कर रहे हो, अभी आप फ्लूइड पढ़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो। मुझे ये बताइए जरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का कितना होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मरकरी का, बताओ जरा एक बारी। आप पढ़ रहे हो फ्लूइड अभी, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जनरल कितना लेके चलते हैं, 13.6 होता है। यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी इज व्हाट, 13.6। इसको किस तरह से लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे
डेंसिटी ऑफ द मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये वैल्यू आपको क्या बता रही है? ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि भाई डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको ये पता लग रहा है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी से? स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का 13.6 टाइम होता है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन, वाटर के रिस्पेक्ट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी इज व्हाट? 13.6 टाइम्स होता है। सो यहाँ से ये पता लगा कि जो डेंसिटी है मरकरी का दैट इज 13.6 टाइम द डेंसिटी ऑफ द वाटर, यानी कि मरकरी का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में 13.6 टाइम ज्यादा होता है। इससे हमें ये इस वैल्यू से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? इस वैल्यू से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? ये जो आपके पास में यहाँ पे टर्म लिखा है कि द डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज 13.6 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? बेसिकली क्या रिप्रेजेंट क्या कर रही है वैल्यू आपको? इसका सिग्निफिकेंस क्या निकल रहा है आपके पास में? इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है आपके पास? डेंसिटी ऑफ द Hg ग्रेटर देन, नहीं वो तो ठीक है, वो तो फॉर्मूले से पता लग रहा है मीनाक्षी, वो तो फॉर्मूले से पता लग रहा है मरकरी इज डेंसर देन वाटर। यस, ये बता रहे हैं बिल्कुल। मरकरी डेंसर है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। या फिर आप ये बोलो कि मरकरी हैवियर है एज कंपेयर टू द वाटर। मरकरी क्या है? मरकरी इज हैवियर एज कंपेयर टू वाटर, ये बता रहा है आपको वैल्यू। आपने फ्लूइड में मेरे ख्याल से सबसे पहले डेंसिटी पढ़ा होगा, मैं श्योर हूं इस चीज के बारे में। आपने फ्लूइड में डेंसिटी पढ़ा होगा जब, तो डेंसिटी में आपको ये डेफिनेशन लिखाई होगी कि डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द डेंसनेस, डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द डेंसनेस, या फिर डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है द, किसको रिप्रेजेंट करता है? कि हैवीनेस, हैवीनेस को रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी। हैवीनेस भी बोल सकते हो आप, डेंसनेस भी बोल सकते हो, आप डेंसनेस भी बोल सकते हो, फिर हैवीनेस भी बोल सकते हो। तो आया समझ में क्या बता रहे हैं? तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज? आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मरकरी, मरकरी वाटर के कंपैरिजन में 13.6 टाइम्स हैवी होती है। मरकरी वाटर के कंपैरिजन में 13.6 टाइम भारी होती है। अगर आप मरकरी को उठाओगे, अगर आप मरकरी को उठाओगे और मरकरी का वॉल्यूम कितना रखो आप, 1 लीटर वॉल्यूम रखो मरकरी का, उसी सेम 1 लीटर वॉल्यूम में आप वाटर को रखो, उसी सेम 1 लीटर वॉल्यूम में आप वाटर को रखो, उसी सेम वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम में आप मरकरी को रखो, तो जो मरकरी आपने रखी है ना 1 लीटर वॉल्यूम में, मरकरी का वेट आपको ज्यादा फील होगा, 13.6 टाइम ज्यादा भारी फील होगा मरकरी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर। ये चीज बता रहा है आपको। सो मुझे ये बताइए कि मरकरी, ये जो बेसिकली एग्जांपल उठाया हमने, इससे क्लियर हुआ कि डेंसिटी आपको क्या बताता है। आप ऐसे मान सकते हो कि इट विल आल्सो रिप्रेजेंट द हैवीनेस और द लाइटनेस ऑफ अ फ्लूइड। ये हैवीनेस या फिर लाइटनेस को भी रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा हमारा। सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं अगर यहाँ पे लिखूं जी सिग्निफाइज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है आपका क्या? हैवीनेस, हैवीनेस, या फिर लाइटनेस भी बोल सकते हो आप, लाइटनेस, हैवीनेस या फिर लाइटनेस बोल दो, या फिर क्या बोल दो? लूजनेस या फिर डेंसनेस बोल दो, एक ही बात है। बोलो मुझे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सबको ये बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि क्या मीनिंग होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? सिग्निफाई क्या करता है? सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताता है कि कोई चीज कितना भारी है दूसरे के रेस्पेक्ट में, या फिर कितना लाइट है दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब मैं पूछूंगा आपसे, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन 1, तो आप मुझे ये बताओ कि वो भारी है या फिर लाइट है वाटर के रेस्पेक्ट में। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है तो मुझे ये बताओ कि वो वाटर के रेस्पेक्ट में भारी है या फिर लाइट है? भारी है, बिल्कुल भारी है, क्लियर है, हैवी है बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ अगर 1 से कम है तो मतलब लाइट है, भारी है? अगर 1 से कम है तो लाइट है, भारी है वाटर के रेस्पेक्ट में? लाइट है, समझ में आता है क्या मतलब है इसका? कि लाइट है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा सबको, सभी को। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या बता रहा है कि भाई लाइटनेस या फिर हैवीनेस बताएगा, या फिर डेंसनेस या फिर लूजनेस आप बोल सकते हो। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस आपने देख लिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा आपने, किस क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकंड टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी के हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने डिस्कस करनी है, दैट विल बी मास, दैट विल बी मास, दैट विल बी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आप बोलो क्या, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको। थर्ड नाम इसका क्या है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हो, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो। ठीक है, तो 3 नाम निकल कर आ गए। क्या क्या नाम आए आपके पास में? फर्स्ट आया क्या? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? यू विल रिप्रेजेंटेड बाय जीएम, आप इसको जीएम से रिप्रेजेंट करोगे। यू विल रिप्रेजेंटेड बाय जीएम, आप इसको जीएम से रिप्रेजेंट करोगे। अब ये होगा क्या?
मुझे ये बताओ, यहाँ पे बल्क वर्ड लिखा हुआ है, बल्क वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, बल्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क? बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क मतलब एज अ होल। बल्क का मतलब क्या होता है? सिंपल, एज अ होल। बल्क का मतलब वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता। बल्क का मतलब क्या होता है? एज, हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप, वॉल्यूम ज्यादा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बल्क का मतलब होता है एज अ होल, पूरे, ये आपको होल मास, बिल्कुल होल मास। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर आप बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आप पूरी सॉइल की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट द पूरी सॉइल मास, आप पूरी सॉइल मास के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो। तो लास्ट टाइम ऑफ जो लास्ट हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस करी थी, दैट वाज अबाउट द सॉलिड्स ओनली। वो सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहा था आपसे, वो दैट वाज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉलिड्स ओनली। बट ये जो आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फिर जो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये आपको पूरी सॉइल की जानकारी देगा। सो एब्सोल्यूट वाला सिर्फ सॉलिड की बात करता था, आपने वहां पे लिखा भी था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन ये जो होगा आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको पूरी सॉइल की जानकारी देगा, पूरी सॉइल की जानकारी देगा। यानी कि मुझे यहाँ पे पूरी सॉइल की बात करनी है, तो मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ पे पूरी सॉइल की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा इसका फाइनली? आप बताओगे फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? जैसे आपने जीएस का फॉर्मूला ड्राइव करा ना, गामा सॉइल अपॉन वाटर, बिल्कुल, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, बिल्कुल ठीक है। सो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा आपका यहाँ पे? गामा सॉइल अपॉन गामा वाटर। अब गामा सॉइल, कौन से वाला गामा? मैं यहाँ पे बल्क लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सिंपली मैंने यहाँ पे बल्क लिख दिया है। बल्क में आपका जिस भी कंडीशन में सॉइल होगी, आप उसी कंडीशन में उसका कंसिडर कर लोगे। अगर सैचुरेटेड में हुई तो गामा सेट लिख देना बल्क को, अगर ड्राई में हुई तो आप गामा ड्राई लिख देना बल्क को। तो मैं यहाँ पे जनरलाइज करके इसको क्या लिख रहा हूँ? जीएम को मैं लिख दे रहा हूँ आपके पास में गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू, गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू। क्लियर है? अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीएम कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ डेंसिटी बल्क अपॉन डेंसिटी वाटर, डेंसिटी बल्क अपॉन डेंसिटी वाटर। डेरिवेशन कैसे करोगे? डेरिवेशन भी मेरे ख्याल से बहुत इजीली कर लोगे आप। तो डेरिवेशन करने का क्या तरीका रहेगा? वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम, weight of soil of given volume, weight of soil of given volume divided by क्या करोगे? weight of water of weight of water of सेम वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन भी कर लोगे। सेम, बिल्कुल सेम तरीका रहेगा डेरिवेशन करने का, सेम तरीका रहेगा, कोई किस तरह का डिफरेंस नहीं होगा। बोलो क्लियर है नहीं है? तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे डराइव होके, अगर आप इसको डराइव करोगे तो कितना आ जाएगा? गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू। इसको मैंने गामा सॉइल को क्या लिख दिया? जनरलाइज करके मैंने इसको गामा बल्क लिख दिया है। मैंने इसको क्या लिख दिया? गामा बल्क लिख दिया है, गामा बल्क, गामा बल्क लिख दिया मैंने इसको। डेंसिटी के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे सॉइल मास, अगर सपोज मेरा सैचुरेटेड कंडीशन में है, फॉर सैचुरेटेड कंडीशन, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो सैचुरेटेड सॉइल के लिए जीएम कितना हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉइल के लिए जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बता दो एक बारी, जीएम कितना होगा सैचुरेटेड सॉइल के लिए? सैचुरेटेड सॉइल के लिए जीएम कितना हो जाएगा? बोलो, जीएम कितना हो जाएगा सैचुरेटेड सॉइल के लिए? गामा सेट बाय गामा वाटर, यस। कितना होगा? सिंपल, आपको पता है कि अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड सॉइल के लिए हमारा गामा बल किसके बराबर हो जाएगा? सैचुरेटेड के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट गामा सैचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड सॉइल मास के लिए। दूसरा, अगर आपकी सॉइल ड्राई है, लेट अस सपोज द सॉइल इज इन द ड्राई कंडीशन, सॉइल कैसी कंडीशन में है तो उसके केस में बताओ जीएम कितना होगा? बोलो, ड्राई के केस में जीएम कितना होगा? जीएम इन केस ऑफ ड्राई सॉइल मास, गामा ड्राई बाय वाटर, यस सिंपल। तो क्या होगा? क्या होगा? गामा ड्राई बाय गामा वाटर हो जाएगा, गामा ड्राई बाय वाटर। बोलो, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है किस तरह से आपने इसको बेसिकली डिफाइन करा है, कैसे है, मतलब वैल्यूज क्लियर है यहाँ तक सब?
सो दोनों तरह की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर हो गई है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी पूरी सॉइल की बात करता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं वो किसकी बात करता है, वो सिर्फ सॉइल के सॉलिड की बात करता है। ये रिप्रेजेंट का क्या करेगा आपको, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हैवीनेस या फिर लाइटनेस रिप्रेजेंट करेगा, हैवीनेस या फिर लाइटनेस रिप्रेजेंट करेगा, फिर लूजनेस या फिर डेंसनेस रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, ये चीज आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट आपके पास एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट लिख रहा हूँ। एक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ आपके पास में कि पॉइंट क्या है आपके पास में कि जो अगर जीएस होगा, जीएस या फिर जीएम, मुझे ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा किसकी वैल्यू मिलेगी हमेशा, इन दोनों में से हमेशा ज्यादा वैल्यू किसकी मिलेगी आपको, जीएम की वैल्यू मिलेगी ज्यादा या फिर जीएस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, बोलो ज्यादा कौन होगा हमेशा, जीएस। क्लियर है, तो जीएस जो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स विल ऑलवेज बी मोर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल मास। ये सबको क्लियर है, चलिए, यानी कि इन दोनों में क्या होगा हमेशा, जीएस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द जीएम, जीएस विल ऑलवेज बी मोर एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द जीएम। इसका रीजन भी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो सिंपल, हमने देखा था कि जो गामा एस निकल कर आता है ना आपका, वो किससे ज्यादा निकल कर आता है, गामा बल्क से तो हमेशा ज्यादा ही निकल के आता है ना। आपने इनका एक ऑर्डर लिखा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको लिखवाया था कि गामा सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है आपका सैचुरेटेड वाला, फिर बल्क वाला, फिर ड्राई वाला, फिर सबमर्ज वाला। तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिलेट कर सकते हो ना कि सिंस भाई डिनोमिनेटर में तो दोनों में सेम ही आ रहा है ना, गामा डब्ल्यू, तो उसको तो सेम वैल्यू है। न्यूमरेटर में एक में गामा एस आ रहा है, एक में गामा बल्क आ रहा है, तो गामा एस ज्यादा होता है किससे, गामा बल्क के कंपैरिजन में। तो आप बोल सकते हो क्या कि जो जीएस की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी मोर देन एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द जीएम, वो हमेशा जीएम से ज्यादा रहेगी। क्लियर है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एक और पॉइंट आपके पास में क्या है कि अगर आपको कुछ लिख के नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, सपोज आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने कि कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वो बात कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिख के नहीं दिया हुआ है, आप हमेशा क्या कंसीडर करके चलोगे, आप हमेशा सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसीडर करके चलोगे। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन करता है कि हाँ ये पूरी सॉइल की बात हो रही है, बल्क वाला अगर देता है क्लियरली स्पेसिफाई करके, तो आप बल्क कंसीडर करोगे। अगर आप कुछ मेंशन नहीं कर रखा ना क्वेश्चन में, तो आप किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान के चलोगे उसको, सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप उसको अज्यूम कर लेना। क्वेश्चन दिया सपोज आपको, क्वेश्चन में आपको सिंपली उसने क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7, तो अगर उसने आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा है, तो आप क्या करोगे, उसको सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी अज्यूम कर लेना। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता है। सो क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम एक बात और डिस्कस कर रहे हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक, इसमें जरा मैं बताऊँ आपको, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड, हमारे इंडिया में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रिप्रेजेंट करी जाती है दैट इज रिप्रेजेंटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। वो हम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिपोर्ट करते हैं। एक नोट लिखो जरा करके, एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो जरा, नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट लिखो, द एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स लिखो, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एक पॉइंट लिखेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू ब्रैकेट में लिखना कैपिटल जी, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल जी is reported at is reported at 27 degree Celsius, is reported at the 27 degree Celsius, is reported at the 27 degree Celsius, is reported at the 27 degree Celsius। क्लियर है। सो किस टेम्परेचर पे आप रिपोर्ट करते हो, आप उसको रिपोर्ट करते हो एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। बट लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक केस कंसीडर कर रहा हूँ आपके पास में, सपोज करो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको किसी दूसरे टेम्परेचर पे पता है। अब आपको इतना तो पता है कि एज पर इंडियन कंडीशन स्पेसिफिक ग्रेविटी हम रिपोर्ट करते हैं किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है। लेकिन अगर सपोज करो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी दूसरे टेम्परेचर पे पता करी है, तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किसके टर्म्स में मुझे उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 27 डिग्री सेल्सियस पे। देखो समझो बात को, इंडिया में हम जो जी की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, जी की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है। अब मैंने आपको ये बताया, मैंने यहाँ पे जी लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सॉइल की बात कर रहा हूँ या मैं फिर ये सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ सॉइल के बारे में लिखा है पूरी सॉलिड के, ये मैंने सिर्फ सॉलिड के बारे में लिखा है, पूरी सॉइल के बारे में लिखा है। ये सॉलिड वाला है ना, आपने सॉलिड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करा था, जी या फिर जीएस से रिप्रेजेंट किया था आपने उसको। तो ये है बेसिकली कंडीशन है आपके पास में, इंडिया में हम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 27 डिग्री सेल्सियस पर इस वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैंने क्या करा,
मैंने जी को पता करा किसी ये टी डिग्री सेल्सियस पे, ये वैल्यू मैंने पता कर ली, ये वैल्यू मैंने पता कर ली, ठीक है। मैंने जो टेस्ट करा वो टेम्परेचर टेस्ट के समय पे कुछ अलग टेम्परेचर था। मैंने जब टेस्ट किया तो जी को हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट। टेस्ट कैसे होगा, कौन सा करेंगे वो आगे देखेंगे। तो जब मैंने टेस्ट करा उस समय टेम्परेचर कुछ अलग था, तो मैंने क्या करा, मैंने टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वैल्यू पता कर ली जी की। इस वैल्यू को आप बोल दो एक्स बोल दो इसको। मैंने ये वैल्यू पता कर ली, मुझे बताना किस टेम्परेचर पे था, 27 पे बताना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वैल्यू को जो मैंने टी डिग्री सेल्सियस पे पता करी है ना, इसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे 27 डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 27 पे बताना था, आपने पता किस पे किया, एक्स, आपने टी डिग्री सेल्सियस पे पता करा। तो मुझे जो टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंने पता करी है वैल्यू, उसको मैं किसके टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 27 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे। क्लियर है। तो आपको क्या पता करना है कि भाई ये जो आपने यहाँ पे एक्स पता करा है ना, ये टी डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, ये आपको पता करना है, ये आपको चीज कैलकुलेट करनी है। आप कैसे करोगे कैलकुलेट, यहाँ पे हम जनरली एक अजम्पशन लेके चलते हैं, हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। अजम्पशन क्या है कि अगर आप टेम्परेचर भी चेंज करोगे ना, तो जो यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स होगा, दैट यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स विल रिमेन्स कांस्टेंट। वो जो यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स होगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स क्या रहेगा, आप मान के चल रहे हो कि जो यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड है ना रिमेन्स कांस्टेंट, इसको आप कांस्टेंट मानकर चल रहे हो। क्लियर है। आप इसको क्या मान के चल रहे हो, आप इसको कांस्टेंट मानकर चल रहे हो। आप सिंपली इसको क्या अज्यूम कर रहे हो, कर रहे हो, आप इसको कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हो। तो मैं अगर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को मैं कांस्टेंट अज्यूम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गामा सॉलिड्स, ये एक अजम्पशन है एक तरह से आपका, ये क्या है, एक अजम्पशन है। एक्चुअल में ये वैल्यू चेंज करती है, एक्चुअल में ये वैल्यू चेंज करती है, गामा सॉलिड भी चेंज करता है, बट आपने क्या कर लिया, उसको सेम अज्यूम कर लिया। जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे कि हमने क्या मान लिया, गामा सॉलिड क्या है, कांस्टेंट है, बट इन एक्चुअल इन रियलिटी ये वैल्यू भी चेंज करती है, चेंज करती है रियलिटी में, लेकिन जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ गामा सॉलिड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। सो गामा सॉलिड आपने पता करा 27 डिग्री सेल्सियस पे इज इक्वल्स टू गामा सॉलिड्स एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है। अब गामा सॉलिड की यहाँ पे आप वैल्यू लिखो। गामा सॉलिड की वैल्यू अभी आपने देखा कि जी किसके बराबर होता है, हमारा जी होता है किसके बराबर, गामा एस बाई गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। जी इज इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे गामा सॉलिड को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज जी, आई कैन राइट इट एज जी एट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर है। अभी आपने देखा था ना कि भाई ये जी किसके बराबर होता था, जी इज इक्वल टू गामा एस बाय गामा डब्ल्यू के बराबर होता था ना, तो इसी रिलेशन को यूज करके मैंने इसको ये लिखा है। क्लियर है। नाउ इज इक्वल्स टू, इसको आप लिखोगे क्या, गामा सॉरी जी एट टी डिग्री सेल्सियस इनटू गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस इनटू गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस। आपको पता क्या करना था, आपको पता करना था 27 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू कितनी रहेगी। एक सेकेंड, आपको ये पता करना है कि भाई 27 डिग्री पे क्या वैल्यू रहेगी। आपके पास ये क्वेश्चन मार्क था ना, ये आपको पता करना था। तो कैसे पता कर लोगे, यहाँ से आपके पास रिलेशन क्या बन रहा है, सिंपल रिलेशन बन रहा है। जो जी आपने पता किया है ना एट टी डिग्री सेल्सियस इनटू गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। इससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द जी एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसकी वैल्यू यहां से इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो मुझे बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ। सो अगर आपको किसी दूसरे टेम्परेचर पर बता रखी है तो आप उसको इस तरह से 27 डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे। So G at 27 degree Celsius will be equal to what? G at T degree Celsius into gamma W at T degree Celsius divided by the gamma W at 27 degree Celsius. बोलो एक बार जरा, क्लियर है नहीं है, बोलिए क्लियर है नहीं है, बताइए। एक ही रिलेशन है आपके पास यहाँ से निकल कर ना। सो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे डराइव करा कि जो G होगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो किसी भी दूसरे टेम्परेचर की G की वैल्यू के साथ में। सो क्या आ रहा है आपके पास में, G at T degree Celsius into gamma W at T degree Celsius divided by the gamma W at the 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास में वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है। चलो एक टेबल बनाओ जरा छोटी सी, एक जस्ट छोटी सी टेबल बनाओ, या फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं ये बनाकर दिखा दे रहा हूँ टेबल। मैं ये आपको, चलो टेबल अभी बनाएंगे, पहले एक क्वेश्चन लिखो जरा। ठीक है, पहले टेबल अभी बाद में बनाएंगे।
पहले क्या करो, एक क्वेश्चन करो, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, जो अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो हमने अभी तक सीखे हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन करना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है देखो जरा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको डाटा बनाकर दे दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप आंसर करोगे। तो क्या है आपके पास में, सॉइल एक्स है, सॉइल एक्स है। देखना अब जरा क्या है क्वेश्चन में, इधर क्या है आपके पास में, सॉइल वाई है, इधर है आपके पास में सॉइल वाई, और इधर क्या है, सॉइल जेड है, इधर है आपके पास में सॉइल जेड है। अब समझो बात को, क्वेश्चन का नेचर क्या है वो समझो पहले, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले मैं डाटा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आराम से स्टेटमेंट बता दूंगा आपको कि क्या कह रहा है। तो सॉइल एक्स है आपके पास में, सॉइल एक्स में जो वॉइड रेशियो है, जो वॉइड रेशियो है सॉइल एक्स में, मैं इसको ई एक्स बोल दे रहा हूँ, दैट इज गिवन एज 1। सॉइल एक्स का जो आपके पास में वीटी है, टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज 1 मीटर क्यूब, वो भी कितना है, 1 मीटर क्यूब है। सो वॉइड रेशियो है 1x का, टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, क्लियर है। बी के लिए इन्होंने वॉइड रेशियो, ये सॉरी वाई के लिए इन्होंने क्या बोला है, ई वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 दे रखा है, एंड टोटल वॉल्यूम इन्होंने कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम इन्होंने दिया है कितना, 1 मीटर क्यूब दिया है, दैट इज ऑल्सो गिवन एज द 1 मीटर क्यूब, दैट इज ऑल्सो गिवन एज द 1 मीटर क्यूब। आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, इस वाले सॉइल का, इस वाले सॉइल का आपको, जेड सॉइल का आपको पोरोसिटी बताना है। अभी पूरा क्वेश्चन समझ लेना पहले आराम से, उसके बाद करना स्टार्ट। इसका आपको पोरोसिटी बताना है, ये नीटा क्या है, पोरोसिटी है, पोरोसिटी बताना है आपको जेड सॉइल का। अगर इसका टोटल वॉल्यूम इन्होंने कितना बोला है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस जेड सॉइल इज गिवन एज 1 मीटर क्यूब, इज गिवन एज 1 मीटर क्यूब। ये तो डाटा बोल दिया मैंने आपको ना, ये तो डाटा है, इसको नोट करो जरा, इस टेबल को नोट करो, और उसके बाद में एक क्वेश्चन, इसका एक जस्ट छोटा सा स्टेटमेंट लिखो, इसको बना लो, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना। तो एक क्वेश्चन था जस्ट आपके लिए, पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद स्टार्ट करना क्वेश्चन को। सो बना लिया सबने, इसको बनाते कमेंट कर देना, फिर इसके बाद लिखेंगे। ये बना लिया सबने। देखो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब। अब जो आपका क्वेश्चन वाला सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। सो ये बना लिया सबने, एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, सॉइल एक्स एंड सॉइल वाई, लिखो सॉइल एक्स एंड सॉइल वाई soil x and soil y having the void ratio and soil x and soil y having the void ratio and having the void ratio and total volume, soil x and soil y having the void ratio and total volume as mentioned above, as mentioned above, as mentioned above, as mentioned above are mixed together, are mixed together, are mixed together, are mixed together to form, to form, are mixed together to form soil mass C. So, sorry, are mixed together to form soil mass Z. Are mixed together to form soil mass Z. Are mixed together to form soil mass Z. Are mixed together to form soil mass Z, which is having total volume as, which is having total volume as, which is having total volume as, which is having total volume as 1 meter cube, which is having total volume as 1 meter cube, which is having total volume as 1 meter cube, which is having total volume as 1 meter cube. So find the porosity, find the porosity, find the porosity of soil Z, find the porosity of soil Z, find the porosity of soil Z. Start करो क्वेश्चन करना, find the porosity of soil Z, शुरू करो।
सो फाइंड द पोरोसिटी ऑफ सॉइल जेड। सॉइल जेड की आपको पोरोसिटी बतानी है, करो स्टार्ट। जीरो पॉइंट 1666 0.166 0.1666, ठीक है। सो सेम आ रहा है आपका भी ना, आंसर सेम आ रहा है। ओके यस 16 वही यहाँ, ठीक है 16.6%, 16.67% आ रहा होगा ना, 16.6, हाँ बिल्कुल ठीक है 16.6% के आसपास यही आ रहा है, 16.6% के आसपास आंसर आएगा, 16.6% के आसपास में, तो सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। 16.6% के आसपास में आंसर आ रहा है, मतलब कि मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी डिस्कस करा था पहले, कि किस तरह के इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको मिक्स करोगे ना, ए सॉइल दूसरी क्लास को, एक क्लास को दूसरी क्लास में आपने मिक्स कर दिया, तीसरी क्लास बना दी, तो दोनों में जो सॉलिड होंगे ना, जो उनका वॉल्यूम होगा, उनका जो वेट रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करा था क्या पहले? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको पहले कि क्लास ए है, क्लास बी है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, क्लास सी बना दी, तो जो सॉलिड होंगे दोनों में वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसा नहीं बताया था मीनाक्षी कोई कॉन्सेप्ट? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था मीनाक्षी? चलो अगर नहीं बताया तो अब बताता हूँ। देखिए बताया था सर, बताया था। देखो क्या करना है, इसको समझो, जस्ट एक थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दोबारा से रिकॉल कर ले रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड्स। अभी इसको जरा समझो एक बारी, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर ले रहे हैं। लेट अस सपोज, मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो कि मैंने कोई एक क्लास कंसिडर करी, आपका क्लासरूम था, क्लास ए आपने लिया, ठीक है। आपने क्या करा, क्लास ए के साथ में आपने क्लास बी को ऐड कर दिया। ऐसा होता होगा ना कई बार कि भाई आपकी क्लासरूम थी, आपके क्लासरूम में सपोज करो 10 बच्चे थे, मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कितने बच्चे थे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। क्लास बी में कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। लेट अस सपोज मैंने बोला क्लास ए में 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास बी में 20 स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इनको मैंने क्या करा, ऐड करा। ऐसा होता होगा कई बार कि आपकी क्लास चल रही होगी, दूसरी वाली क्लास चल रही होगी, कुछ उनको काम करवाना होगा कॉलेज वालों को, तो क्या कर देते थे, दोनों क्लासेस को ऐड कर देते थे कई बार। अब आपने क्या करा, इन दोनों क्लास को ऐड करने के बाद आपने क्या फॉर्म कर दिया, क्लास ये सी फॉर्म कर दिया। और ये सी क्लास क्या है, इस ए और बी का मिक्सचर है। तो ये क्या है, एक तरह से मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है, क्लियर है, ये इन दोनों का मिक्स है, ठीक है, इन दोनों का मिक्स है। अब देखो जरा क्या होगा, ये जो क्लास ए के बच्चे हैं ना, ये जो क्लास ए के बच्चे हैं, पहली बात तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, ये जो क्लास है यहाँ पे, क्लास जैसे यहाँ पर हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास हमारे केस में किसको रिसेंबल कर रहा है, क्लास एक तरह से सॉइल को रिसेंबल कर रहा है। जो काम हम क्लास से करवा रहे हैं वही हमारे केस में कौन कर रही है, सॉइल। मतलब क्लास इज सेम है सॉइल। जो मैंने यहाँ पे बच्चे बोला ना आपको, बच्चे, बच्चे क्या है, बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप बोल दो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक तरह से सॉलिड के जैसे हैं। स्टूडेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, सॉइल के सॉलिड्स के साथ में। तो जो काम यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं वही काम यहाँ पे हमारे केस में कौन कर रहा है, सॉलिड कर रहा है, क्लियर है। इन बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ गैप भी तो रहेगा, इन बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा। लेट अस सपोज यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मान लो आप 20 है। ऑब्वियसली बच्चे ऐसे तो होंगे नहीं कि 10 के 10 बच्चे एक दूसरे से जुड़ के बैठे हुए होंगे, बिल्कुल। उन बच्चों के बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ स्पेस भी तो रहेगा, कुछ ना कुछ गैप भी तो रहेगा उन बच्चों के बीच में। तो ये क्या है, इनके बीच में गैप है, ये है गैप। और ये इस क्लास में जो बच्चे थे, ये इनके बीच में गैप है, ये इनके बीच में गैप है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, 10 स्टूडेंट ए क्लास में है, 20 स्टूडेंट बी क्लास में है। ए क्लास के बच्चों के बीच का गैप कितना है, 20 है, बी क्लास के बच्चों का गैप कितना है, 20 है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो गैप है, ये गैप हमारी सॉइल में किसको रिजेंबल कर रहा है, गैप रिजेंबल कर रहा है किसको, गैप रिजेंबल कर रहा है वॉइड्स को, गैस रिजेंबल कर रहा है वॉइड्स को, वॉइड्स को रिजेंबल कर रहा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने सी क्लास बना दी इनको मिक्स करके, सी क्लास बनाई इनको मिक्स करके। अब मुझे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना, क्लास ए को मैंने मिक्स करा, क्लास बी को मैंने मिक्स करा, ए में सॉलिड इतने हैं, बी में सॉलिड इतने हैं, या फिर आप ये बोलो ए में बच्चे इतने हैं, बी में बच्चे इतने हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो मिक्स बना है ना, इसमें सॉलिड कितने हो जाएंगे टोटल, इसमें कितने सॉलिड हो जाएंगे। जस्ट प्रैक्टिकली सोचो बैठ के, आपको चीज, आप ये चीज फील कर सकते हो आराम से कि कितने हो जाएंगे इसमें बच्चे।
इस क्लास में कितने बच्चे हो जाएंगे? क्लास सी में, क्लास सी में कितने बच्चे हो गए? बोलो। 30 होंगे ना, सिंपल है। क्लास सी में कितने बच्चे होंगे? क्लास सी में होंगे 10 + 20, दैट इज 30 स्टूडेंट्स। दैट इज 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए क्लास सी के वॉइड्स कितने होंगे? क्लास सी में जो क्लास सी जो है उसमें जो बच्चे आपने बिठाए ना, आप देखो क्लास सी में बच्चे कितने हो चुके? 30। मुझे ये बताओ इन क्लास सी में जो 30 बच्चे हैं इनके बीच के वॉइड्स कितने रहेंगे? इन 30 स्टूडेंट्स के बीच में गैप कितना होगा ये बता दो। इन 30 स्टूडेंट्स के बीच में गैप कितना होगा बोलो? इन 30 स्टूडेंट्स के बीच में गैप कितना? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द क्लास। यस करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। कांट से वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि इनके बीच में गैप कितना होगा। मतलब आपने वो चीज समझ रखी है आराम से, जो मैंने पहले समझाई थी, वो कॉन्सेप्ट आपने समझा था। सो ये क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या? कांट प्रेडिक्ट, वी कैंट प्रेडिक्ट दैट। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्लास। वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ क्लास पे डिपेंड करेगा। साइज ऑफ क्लास पे लेट अस सपोज मैंने क्लास का साइज जो है, सपोज करो कि ए क्लास को उठाया, बी क्लास को उठाया, मैं इन क्लास को उठाकर ऑडिटोरियम में लेके चला गया। ऑडिटोरियम बहुत बड़े साइज का होता है। अगर ऑडिटोरियम बहुत बड़े साइज का होता है तो मुझे ये बताओ जो क्लास ए के बच्चे हैं, क्लास बी के बच्चे हैं, जब वो ऑडिटोरियम में पहुंचे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन ऑडिटोरियम बहुत बड़े साइज का होता है तो उस ऑडिटोरियम में बच्चों के बीच का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपको चांसेस क्या है कि आप उस ऑडिटोरियम में दूर दूर बैठ सकते हो। तो जो गैप यहाँ पर था ना, ए और बी में जो गैप था, हम ये नहीं कह सकते कि सी में भी वही गैप रहेगा। डिपेंड करेगा क्लास सी का साइज कितना है। अगर सी का साइज बहुत ज्यादा है तो बच्चों का दूर बहुत दूर दूर बिठा दो, तो चांसेस है कि वो 40 से ज्यादा भी हो सकता है, दैट मे बी मोर देन 40। बट अगर सपोज करो मैंने दोनों क्लास को उठाकर और एक ही क्लास में बिठा दिया, मतलब मैं ए क्लास को और बी क्लास को मैंने एक छोटे से क्लासरूम में बिठा दिया दोनों को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो क्या रहेंगे? अभी भी सेम रहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी सेम, स्टिल सेम। लेकिन जो गैप होगा इस बार, गैप क्या हो जाएगा? गैप विल बी लेस देन 40। गैप विल बी लेस देन 40 क्योंकि बच्चे बहुत पास पास आकर बैठेंगे ना, बच्चे बहुत पास पास आकर बैठेंगे तो गैप क्या होगा? गैप बच्चों के बीच में कम हो जाएगा। बच्चों के बीच में गैप कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि गैप कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यानी कि आपको एक बात यहाँ से समझ में आई होगी कि जब आपने इनको मिक्स करा ना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट में निकाल कर ला रहा हूं कि ऑन मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में डिक्रीज और द वॉल्यूम ऑफ वॉइड में इंक्रीज। कह सकते हैं क्या? मिक्सिंग करने के बाद द वॉल्यूम ऑफ वॉइड में इंक्रीज और द वॉल्यूम ऑफ वॉइड में डिक्रीज। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। दैट विल नॉट बी रिमेन सेम, दैट विल नॉट बी सेम, वो सेम नहीं रहेगी। बताओ आया समझ में? नहीं आया? ये यहाँ तक का सबको क्लियर है? यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है या नहीं है? यस, ये आपको समझना था। अब यही सेम जो आपने समझा है ना, बट एक बात समझना, तो अगर आप वॉइड्स के बारे में बात करोगे ना, तो मिक्स करने के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम कम भी हो सकता है, वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। डिपेंड करेगा कि क्लास का साइज कितना है। जैसे अगर आप इस 40 में देखोगे तो यहाँ पे वॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो गया? यहाँ पे वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ पे वॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो गया? दूसरे वाले केस में वॉइड्स का वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉइड्स का वॉल्यूम कम भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्लासरूम। लेकिन मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ सॉलिड्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? नंबर ऑफ सॉलिड पे कोई फर्क पड़ा क्या मिक्स करने के बाद में? सॉलिड पे कोई फर्क पड़ा क्या मिक्स करने के बाद में? बोलो, सॉलिड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या मिक्स करने के बाद में? बोलो, सॉलिड पे कोई फर्क पड़ा मिक्स करने के बाद? नहीं फर्क पड़ा, सॉलिड पे फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, एक कॉन्सेप्ट आप यहां से निकाल कर लेकर आ सकते हो कि भाई सॉलिड्स स्टेबल पैरामीटर हैं। सॉलिड्स का वेट एंड उनका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, देयर वेट एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। लेकिन अगर आप यही सेम चीज वॉइड्स के बारे में नहीं बोल सकते हो। वॉइड्स का वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। वॉइड्स का वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बट सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, देयर वेट एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, देयर वेट एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वॉइड्स के बारे में हम ये बात नहीं बोल सकते। वॉइड्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बताओ आया नहीं आया समझ? बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको ये यहाँ तक क्लियर है सबको? सो जस्ट यही कॉन्सेप्ट आपको उठा के लगाना था कहाँ पे? यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझाता हूँ। देखो जरा, मैंने आपको ये बताया कि भाई
मिक्सिंग करने के बाद में सॉलिड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड का वेट एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम, स्टेबल पैरामीटर होता है, सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने ये बताया कि भाई वॉइड्स का वॉल्यूम कम भी हो सकता है, वॉइड का वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है मिक्स करने के बाद। तो मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि सपोज करो, अब समझना, आप आंसर खुद करते चलना आप, मैंने ये कहा मिक्स करा, मैंने ये कहा मिक्सिंग करी, मिक्सिंग करने के बाद मैंने कहा कि वॉइड्स का वॉल्यूम कम हो गया, मिक्सिंग करी, मैंने ये बोला मिक्सिंग करने के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो गया, लेट अस सपोज कम हो गया, वॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो मुझे ये बताओ टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? अगर मैंने मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग करने के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम कम हुआ, तो मुझे ये बताओ टोटल वॉल्यूम भी कम होगा या नहीं होगा? बोलो कम होगा या नहीं होगा? मिक्सिंग करी, मिक्सिंग के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम कम हुआ, तो मुझे ये बताओ टोटल वॉल्यूम भी कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। क्यों कम होगा? इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड बता दो जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों कम हुआ? कम क्यों हुआ वॉइड्स का वॉल्यूम? वॉइड्स का वॉल्यूम कम क्यों हुआ? वॉइड्स का वॉल्यूम कम क्यों हुआ? क्योंकि कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ गए, बिल्कुल कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ गए। पार्टिकल जो है, सॉलिड जो है वो कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ गए, पास पास आ गए, इसलिए वॉइड्स का वॉल्यूम कम हो गया। एंड अगर वॉइड्स का वॉल्यूम कम हुआ तो टोटल वॉल्यूम भी तो कम होगा, टोटल वॉल्यूम भी तो कम हुआ, टोटल वॉल्यूम भी तो कम हुआ, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ गए। पार्टिकल के पास पास में आने की कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्टेड कंडीशन कहते हैं। आगे बहुत डिटेल में आप डिस्कस करोगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर सपोज करो मिक्सिंग करने के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ गया, मिक्सिंग करने के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ा, अगर मिक्सिंग करने के बाद में वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ा, तो मुझे ये बताओ क्या टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर बैठ गए जाकर, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर बैठ गए इसलिए टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। टोटल वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर बैठ गए जाकर। अब मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ अपने इस क्वेश्चन को देख कर, अपने इस क्वेश्चन को देख कर आपको क्या समझ में आ रहा होगा? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस एक्स सॉइल में जो सॉलिड्स थे प्लस वाई सॉइल में जो सॉलिड्स थे, इस जेड सॉइल में नंबर ऑफ सॉलिड्स किसके बराबर होंगे? सॉलिड्स ऑफ एक्स प्लस सॉलिड्स ऑफ वाई के बराबर होंगे क्या जेड सॉइल में सॉलिड्स? बोलो होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? जेड सॉइल में सॉलिड्स एक्स के सॉलिड्स प्लस वाई के सॉलिड्स के सम के बराबर होंगे या नहीं होंगे? इस एग्जांपल को रिलेट करो ना बिल्कुल उसके साथ में, क्योंकि सॉलिड सेम रहेंगे, आप मिक्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। एक्स में जो सॉलिड थे प्लस वाई में जो सॉलिड थे, आप दोनों को ऐड कर दो, किसके बराबर हो जाएंगे? जेड सॉइल के सॉलिड्स के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल यही सेम लगाना है आपको कॉन्सेप्ट। 10 इधर स्टूडेंट से, 10 इधर 20 इधर स्टूडेंट से, टोटल सी के स्टूडेंट कितने हो गए? 10 + 20 = 30। स्टूडेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बताओ टोटल वॉल्यूम जो है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे टोटल वॉल्यूम होना कितना चाहिए था? टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? 1 + 1 = 2 होना चाहिए था ना? होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऐड करके कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 कैसे हो गया? लेकिन ये टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 1 कैसे हो गया? बोलो जरा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम घट कैसे गया? भाई ऐड करने पे टोटल वॉल्यूम, वॉइड्स कम हो गए, बिल्कुल वॉइड्स कम हो गए। टेक्निकल वर्ड क्या बताया था अभी इसके लिए? कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ गए, बिल्कुल। बस ये सीखना था आपको। वॉइड्स कम हो गए, वॉइड्स कम हो गए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हुआ, बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ इसलिए वॉइड्स कम हो गए। यही आपको सीखना था बस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ, कॉम्पैक्टेड स्टेट में पहुंची, इसीलिए टोटल वॉल्यूम कम हुआ है, इसीलिए टोटल वॉल्यूम कम हुआ। तो इससे आप समझ सकते हो कि टोटल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। बट हाँ, सॉलिड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इससे रिलेट कर लेना बस आप, ये सेम एग्जांपल जो आपको बताया अभी। इसी के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे जस्ट पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ये जो इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखा रहा हूँ जस्ट अभी, बट एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो पहले। तो क्या था आपके पास में, आप जस्ट यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन एक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन जेड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 + ई के बराबर होता है। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 + ई के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट कर लो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन एक्स कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्स डिवाइडेड बाय 1 + ई एक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन वाई कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाई डिवाइडेड बाय 1 + ई वाई इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द जेड डिवाइडेड बाय ई जेड। क्लियर है? अब सारे डाटा आपको पता है, बस जस्ट यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यू पुट कर लोगे। ए का टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास में? ए का टोटल वॉल्यूम है 1 डिवाइडेड बाय, इसका वॉइड रेशियो कितना है? 1 ही है, गिवन है। सॉरी, एक्स का डाटा कितना है?
x का डाटा है टोटल वॉल्यूम 1 और इसका वॉइड रेशियो भी कितना है 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा। प्लस y का टोटल वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना, y का टोटल वॉल्यूम कितना दिया है आपको 2 दिया है ना, कितना है 2 है, हाँ ये 2 दे रखा है आपको, हाँ 2 दे रखा है। ओके टोटल वॉल्यूम 1 दे रखा है ना, टोटल वॉल्यूम आपको कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम इसकी 1 है 1 ही है, चलो ठीक है, हाँ क्या है 1 ही है ना, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास में 1 ही है, लेकिन वॉइड रेशियो कितना है 1 + 1 है ना, 1 + 2 है, वॉइड रेशियो कितना है 2 है शायद, वॉइड रेशियो 2 दे रखा है ना, इज इक्वल्स टू ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, इसका 1 दिया हुआ है अपॉन 1 + EZ, यहाँ से जेड की EZ की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, EZ कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 0.2 आ रहा है, ओके 0.2 आ रहा है, तो सबने ये कैलकुलेशन करी होगी तो कितना आया 0.2 आया निकल करना। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, यानी कि आपने जेड सॉइल का वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लिया, अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई पोरोसिटी बताना है आपको, तो आपको वॉइड रेशियो अगर इसका पता लग गया तो पोरोसिटी आप कैलकुलेट कर दोगे। वी नो द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, n = E/1 + E रिलेशन होता है, तो कर लो इसको कैलकुलेट, 0.2 डिवाइडेड बाय 1 + 0.2 दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी व्हाट, कितना आ रहा है निकल के 16.67% आ रहा है क्या आंसर आपके पास में, पोरोसिटी निकाल दिया आपने जेड सैंपल का, बोलो आया नहीं आया, आ रहा है नहीं आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है वाला, सब लोग बताओ सबका आंसर आया, चलिए ठीक है क्लियर है। सो ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि मिक्स करने के बाद में टोटल वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वॉइड्स का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन सॉलिड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड विल रिमेन सेम। एक स्टेटमेंट लिखो जरा, अब इसको नोट कर लीजिएगा आप, आई थिंक ये सबने समझ लिया है क्वेश्चन ना, इसमें जरा एक स्टेटमेंट लिख लो आप जस्ट लास्ट ना, एक स्टेटमेंट लिखो इसमें, राइट डाउन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है आपके पास में कि व्हेन 2 और मोर सॉइल आर मिक्स्ड, व्हेन 2 और मोर सॉइल आर मिक्स्ड, स्टेटमेंट है कि व्हेन 2 और मोर सॉइल आर मिक्स्ड with each other, when 2 or more soils are mixed with each other, when 2 or more soils are mixed with each other, the weight and volume of solids, 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 the weight and volume of solids will not change, will not change, the weight and volume of solids will not change, the weight and volume of solids will not change, will not change, the weight and volume of solids will not change। अब ब्रैकेट में लिखो सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, लिखो सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर। आगे लिखो फुल स्टॉप करके, आगे फुल स्टॉप करके लिखो द सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड व्हेन, द सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड व्हेन, द सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड व्हेन, the same concept is valid when soil is displaced from one location, the same concept is valid when soil is displaced from one location, when soil is displaced from one location, when soil is displaced from one location to another location, when soil is displaced from one location to another location, when soil is displaced from one location to another location, to another location, when soil is displaced from one location to another location। बोलो सबने स्टेटमेंट लिख लिया है, स्टेटमेंट लिख लिया सबने,
सॉइल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक बार बताइए सब लोग की स्टेटमेंट लिख लिया सबने? ओके, सो सबने नोट कर लिया है ना स्टेटमेंट? ये सबने लिख लिया है ना? तो सबने स्टेटमेंट लिख लिया है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे ये बताओ, मैंने यहाँ पे आपके पास में मिक्सिंग का प्रॉब्लम उठाया है। मिक्सिंग का प्रॉब्लम उठा के क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना है वो तो आपको समझ में आया। आपको 3 सॉइल मिक्स करा दे, 4 सॉइल मिक्स करा दे, 5 सॉइल मिक्स करा दे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं है। अब सपोज करो कि लेट अस सपोज कि भाई अगर बाई चांस आपसे पूछता, अगर सपोज आपसे पूछता कि अच्छा जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट करा। आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे देखो जरा, आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट करा है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट क्यों करा है? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल था ना, वो टोटल वॉल्यूम का डाटा अवेलेबल था एंड वोल्ट रेशियो का डाटा अवेलेबल था। अगर बाई चांस यहीं पे मैं आपको टोटल वेट दे देता और यहाँ पे मैं आपको वाटर कंटेंट दे देता, तब आप क्या करते? इन दैट केस आप क्या करने वाले थे बोलो? अगर मैंने यहाँ पे आपको टोटल वेट दिया होता या फिर आपको मैंने यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ था, तब आप किसको इक्वेट करते? यस क्लियर है, वेट ऑफ सॉलिड को इक्वेट करते ना। तब हम किसको इक्वेट करते? इन दैट केस इक्वेट करते वेट ऑफ सॉलिड्स को। तो कैसे? सेम वेट ऑफ सॉलिड्स x का प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स y का विल बी इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ सॉलिड्स z का, है ना। तब इसको इक्वेट कर लेते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द डाटा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कुछ भी। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, एक और क्वेश्चन करो, लिखो लिखो ए 3.3 लाख मीटर क्यूब, लिखो ए 3.3 लाख मीटर क्यूब, लिखो ए 3.3 लाख मीटर क्यूब। सो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? 3.3 लाख मीटर क्यूब दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 3.3 लाख मीटर क्यूब ऑफ अ dry soil was removed, of a dry soil was removed, of a dry soil was removed from a borrow pit, from a borrow pit having, from a borrow pit having, was removed from a borrow pit having a void ratio of, from a borrow pit having, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, a 3.3 lakh meter cube, 3.3 lakh meter cube of a dry soil, of a dry soil was removed, of a dry soil was removed from a borrow pit, from a borrow pit, from a borrow pit having a void ratio of, having a void ratio of, having a void ratio of 1 point, having a void ratio of 1.4, having a void ratio of 1.4, having a void ratio of 1.4। क्या बोला? void ratio 1.4 है, क्लियर है 1.4, ठीक है। नाउ लिखो लिखो, हाँ, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, आगे लिखना है द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, the volume of the soil structure that, the volume of the soil structure that, the volume of the soil structure that can be constructed, that can be constructed from this soil, the volume of the soil structure that can be constructed from this soil, so that it is properly compacted, so that it is properly compacted, so that it is properly compacted, properly compacted to a, so that it is properly compacted, properly compacted to a void ratio of 0.7, to a void ratio of 0.7, to a void ratio of 0.7, to a void ratio of 0.7। सो दूसरा क्या दिया है आपको? to a void ratio of 0.7 will be, to a void ratio of 0.7 will be dash 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 lakh meter क्यूब। करो आंसर चले,
ये क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन और करो आंसर। क्वेश्चन करो, क्या होगा? करो आंसर। हाँ करो इसको जरा, है ना, ट्राई करो। करो। सर माइक ऑफ है आपका। हाँ अभी ठीक है। सो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का? आंसर आ रहा है 2.33, 2.33, 2.33, मतलब सभी का आंसर मैच कर रहा है। सो आंसर आ रहा है सबका 2.33 आ रहा है। चलो देखते हैं, करते हैं। कॉन्सेप्ट इनफैक्ट मैं आपको इसका बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। देखो क्या करना है, क्वेश्चन समझो आप क्या है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि भाई, क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं ना, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक क्वेश्चन डाटा पढ़ो कि ए 3.3 लाख मीटर क्यूब of the dry soil was taken from a borepit, was taken from a borepit। अब समझो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं कि आपके पास में कोई एक गड्ढा था, एक गड्ढा था, गड्ढा मतलब पिट है, पिट, पिट मतलब गड्ढा, बोरोपिट। आपने क्या करा, यहां से इस गड्ढे से सॉइल को निकाला बाहर, आपने इस गड्ढे से सॉइल को बाहर निकाला। क्लियर है? आपने इस गड्ढे से, आपने क्या करा, आपके पास सॉइल थी, ये गड्ढा था, आपने आपने इस गड्ढे में से सॉइल को बाहर निकाला, इस गड्ढे में से आपने सॉइल को बाहर निकाला। एंड सॉइल को बाहर निकालने के बाद यहां से आपने जो यहां से सॉइल बाहर निकाली थी ना, उसको आपने एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर लिया, उसको आपने एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करा है। ये क्या है आपके पास में? दैट इज ए स्ट्रक्चर। ये है आपके पास में एक स्ट्रक्चर। तो क्या था, ये तो एक पिट था, पिट था, बोरोपिट। यहाँ से आपने सॉइल को निकाला एंड यहाँ से सॉइल को निकालने के बाद आपने इसको एक स्ट्रक्चर बनाने में यूज कर लिया। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये 3.3 लाख मीटर क्यूब ऑफ द सॉइल इज टेकन। तो यानी कि यहाँ से वॉल्यूम बोरोपिट में से आपने कितनी सॉइल को निकाला है? आपने, मैं इसको वी टी बी लिख दे रहा हूँ। बी रिप्रेजेंट करेगा किसको? बोरोपिट, पिट को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकेंड, तो वी टी पी लिखना चाहिए ना इसको, पिट, बोरोपिट को। कितनी सॉइल निकाली आपने यहाँ से? 3.3 लाख आपने यहाँ से सॉइल निकाली है। ठीक है, 3.3 लाख आपने यहाँ से सॉइल निकाली। अब यहाँ पर जो हमारी सॉइल थी ना बोरोपिट के अंदर, उसका वॉइड रेशियो कितना था? द वॉइड रेशियो वाज 1.4, द वॉइड रेशियो वाज 1.4 उसका वॉइड रेशियो था। यहाँ तक का समझ में आया? आपने क्या करा, ये गड्ढा था, गड्ढे में से सॉइल को निकाला, कितना सॉइल निकाला? 3.3 लाख सॉइल निकाला। इसका वॉइड रेशियो कितना था? गड्ढे में सॉइल का 1.4 था। अब आपने इस सॉइल को यहाँ से निकालने के बाद क्या कर लिया? एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा। अब इस स्ट्रक्चर में जो सॉइल आपने लगाई ना, इसका वॉइड रेशियो कितना है? 0.7 है। इसका वॉइड रेशियो कितना है? 0.7 है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि जब मैंने यहाँ से 3.3 लाख सॉइल निकाली जिसका वॉइड रेशियो 1.4 था, तो इस सॉइल की हेल्प से मैं 0.7 वॉइड रेशियो वाला कितना वॉल्यूम बना दूंगा इस स्ट्रक्चर का। तो VTS आपको पता करना है। इसको VTS मत लिखो, नहीं तो डाउट में होगे। इसको आप क्या लिखोगे? VT क्या लिखो? X लिख दो। ये आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में।
तो मुझे बताओ सबको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे? पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताओ, सबको समझ में आई या नहीं आई, कि मीनिंग क्या था, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे? सबको समझ में आया नहीं आया? सबको यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, कि कितना वॉल्यूम आप इस स्ट्रक्चर का बना पाओगे जिसमें सॉइल को आपने 0.7 वॉइड रेशियो पे रखा हुआ है? अब समझो जरा मीनिंग क्या है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपने यहाँ पे वॉइड रेशियो 1.4 था, यहाँ पर आपकी सॉइल का वॉइड रेशियो कितना था? 1.4 था। यहाँ से आपने निकाली 3.3 लाख मीटर क्यूब सॉइल। तो मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ से 3.3 लाख मीटर क्यूब सॉइल निकाल रहे हो, तो इस स्ट्रक्चर की वॉल्यूम एग्जैक्टली जितनी सॉइल आपने यहाँ से निकाली थी उतना ही सेम वॉल्यूम का स्ट्रक्चर आप क्यों नहीं बना पा रहे? आपने वहां से सॉइल निकाली 3.3 लाख, तो 3.3 लाख सॉइल निकालने के बाद तो सेम वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रहा है? कॉम्पैक्शन, बिल्कुल कॉम्पैक्शन हुआ है, इसीलिए नहीं हो रहा है। वॉइड रेशियो डिक्रीज कर गया, वॉइड रेशियो डिक्रीज करा है, वीए कम हुआ है। वीए कम हुआ है मतलब वॉइड्स कम हुए हैं ना, वॉइड्स कम हुए हैं, बिल्कुल इसलिए नहीं बन पा रहा है, इसलिए चेंज हुआ है, बिल्कुल कॉम्पैक्शन की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल थी ना बोरोपिट में, उसका वॉल्यूम 3.3 लाख था, इसका वॉइड रेशियो कितना था? तो 1.4 था। तो मुझे ये बताओ पहले तो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा किसमें था? पिट में ज्यादा था या स्ट्रक्चर में ज्यादा है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डाटा को देखने के बाद किसमें समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा किसमें था, पिट में या फिर स्ट्रक्चर में? किसमें ज्यादा है? पिट में ज्यादा है, यस करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? कम है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड पिट में ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर पिट में ज्यादा है, तो वॉइड रेशो पिट का ज्यादा होगा, वॉइड रेशो पिट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो मुझे ये बताओ, टोटल वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, पिट का या फिर स्ट्रक्चर का? टोटल वॉल्यूम किसका ज्यादा निकल कर आएगा, पिट का या फिर स्ट्रक्चर का? पिट का ज्यादा निकल कर आएगा, यस करेक्ट है, पिट का वॉल्यूम ज्यादा निकल कर आएगा। रीजन क्या है? आप जब इधर लेकर गए ना सॉइल को, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जब आप सॉइल को लेकर गए, तो आपकी सॉइल क्या हो गई? कॉम्पैक्ट हो गई। सॉइल कॉम्पैक्ट कर दी हमने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या करा दिया? कम करा दिया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कम करा दिया मतलब जो वीटी निकल कर आएगा ना इधर, जो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करोगे, इट्स वॉल्यूम विल बी लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बोरोपिट सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट सॉइल से कम निकल कर आएगी, बस यही आपको पहचानना था। अब देखो क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम मैं कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, कितना वॉल्यूम मैं कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। तो कंस्ट्रक्शन कितना वॉल्यूम आप कर लोगे, ये चीज आपको पता करनी है। तो आपको एक चीज समझ में आया कि टोटल वॉल्यूम दोनों केसेस में अलग अलग है। इस वाले केस में एंड पिट वाले केस में एंड स्ट्रक्चर वाले केस में, दोनों में टोटल वॉल्यूम अलग अलग है, वो दिख रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड पिट वाले केस में एंड स्ट्रक्चर वालों में, दोनों में अलग अलग है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी दोनों में अलग है, टोटल वॉल्यूम भी दोनों में अलग है, बट क्या चीज दोनों में सेम रहेगी? वॉइड रेशो भी दोनों में अलग अलग है। वॉइड रेशो भी क्या है? दोनों में अलग अलग है। EX is not equal to EP, VB is not equal to, VB is also not equal, VT is also not equal। तीनों चीजें अलग अलग, लेकिन सेम क्या रहेगा? सेम क्या होगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी सेम। कि जितने सॉलिड इधर थे ना हमारे पिट में, वही सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कहाँ पे रहेगा? स्ट्रक्चर में भी वही सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल कर आएगा। बस ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन बोथ द केसेस विल बी सेम, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। क्या होगा? मेन पंचलाइन क्या है? मेन पंचलाइन है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन एक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन द बोरोपिट। अब इक्वेट कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द एक्स कितना होगा? टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई एक्स का इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई किसका है? पिट का दे रखा है। आपको क्या निकालना है? ई आपको पता है एक्स का कितना है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है पिट का कितना है, वॉइड रेशियो आपको पता है पिट का कितना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। निकाल दो आराम से, कितना आएगा? टोटल वॉल्यूम एक्स का कितना निकल कर आएगा? कितना दे रखा है? 1 प्लस 0.7 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.4। 1.4 कितना आ रहा है? VTX, VTX कितना आया? VTX का आपके पास कैलकुलेट कर लो, 3.3 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 2.4। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2.33। आंसर कितना आ रहा है? यस, 2.33 लाख होगा ये, लाख मीटर क्यूब आएगा ना आंसर। ये आंसर आ गया आपके पास। बोलो कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट आपको? बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ ही नहीं हुआ सबको? किस तरह से प्रॉब्लम बनेगी आपके पास? किस तरह से प्रॉब्लम बनेंगे? क्लियर है? तो
एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आगे से आपको कहीं पर भी अगर मिक्सिंग का प्रॉब्लम दिखाई देता है ना, आगे से आपको अगर कहीं पर भी मिक्सिंग का प्रॉब्लम दिखाई देता है, एक सॉइल उठाई दूसरी से मिक्स कर दी, सी सॉइल बना दी, या फिर आगे से आपको कहीं पर भी एक्सवेशन का प्रॉब्लम दिखाई देता है, एक्सवेशन का, गड्ढे में से सॉइल को एक्सिवेट करा, दूसरा सॉइल बना दिया, सॉरी गड्ढे में से सॉइल को एक्सिवेट करा, कोई स्ट्रक्चर बना दिया, मिक्सिंग दिखाई दे, एक्सवेशन दिखाई दे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है, सॉलिड्स आर स्टेबल, देयर वेट एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम, बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, आंख बंद करके, आंसर ठीक आ जाएगा। कहीं पर भी मिक्सिंग दिखाई दे, कहीं पर भी एक्सवेशन दिखाई दे, लिख लो क्वेश्चन के नीचे, एक्सवेशन दिखाई दे, कहीं पर भी एक्सवेशन का प्रॉब्लम दिखाई दे, एक्सवेशन का प्रॉब्लम ही तो था जो अभी आपने करा, एक्सवेशन का प्रॉब्लम दिखाई दे या फिर मिक्सिंग का प्रॉब्लम दिखाई दे, आंख बंद करके ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। क्या यूज करोगे? वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बस इन दोनों में से देख लेना जोन सा भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा वो अप्लाई कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, कई क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कई क्वेश्चंस। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक का डिस्कशन सबको क्लियर है ना? ये सब तो ये यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर है, तो आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। ओके देखो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो आगे चलें अब, यहां तक क्लियर है सभी को? कहानी क्लियर है यहां तक सब? नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, आप देखो जरा कॉन्सेप्ट क्या है। सो द कॉन्सेप्ट इज, देखो कॉन्सेप्ट मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब देखना क्या है। मैंने दो कंटेनर कंसिडर करे, मैंने क्या किया, मैं इस तरह से दो कंटेनर अज्यूम कर रहा हूं, अरे शिट क्या चक्कर है इसका। मैंने क्या करा, मैंने दो कंटेनर कंसिडर करे यहाँ पे, दोनों के दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, सेम है, बोथ द कंटेनर वॉल्यूम आर सेम, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, सेम है, साइज सब कुछ सेम है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर क्या है आपके पास में, ए कंटेनर है, एंड ये क्या है आपके पास में, बी कंटेनर है, ठीक है। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर है? दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम होने का मतलब है कि दोनों कंटेनर्स में जो सॉइल की कैपेसिटी होगी ना, जो दोनों कंटेनर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आएगा वो सेम आता है, ये मतलब है इसका। दोनों कंटेनर में अगर टोटल वॉल्यूम सेम है, दोनों कंटेनर का अगर सेम साइज है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल्स इन बोथ ऑफ द कंटेनर विल बी सेम, इसका मीनिंग ये है। अब समझो बात को, मैंने क्या किया, इस ए कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने इसके अंदर फाइन ग्रेन्ड सॉइल को डाला, और इसके अंदर मैंने क्या करा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को डाल दिया उठाकर। वॉल्यूम दोनों का सेम है कंटेनर में, ए और बी दोनों कंटेनर में वॉल्यूम सेम है, यानी कि कैपेसिटी दोनों कंटेनर की सेम है, जो दोनों में टोटल वॉल्यूम आएगा सॉइल का वो सेम रहेगा। मैं वेरी क्या करवा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर एक में मैंने यहाँ पे डाला फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और दूसरे में मैंने डाला क्या, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो मैंने क्या वेरी करवाया बताओ, क्या वेरी करवा रहा हूँ मैं वेरी किसको करवा रहा हूँ, किसको वेरी करवा रहा हूँ मैं, बोलो क्या वेरी करवाने की कोशिश करी है, सॉलिड पार्टिकल्स वॉइड्स को। साइज ऑफ पार्टिकल आपने वेरी करवाया है, आपने क्या वेरी करवाया है, साइज ऑफ पार्टिकल वेरी करवाया है आपने, आपने वेरी करवाया है साइज ऑफ पार्टिकल, है ना? आपको पता है फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल का साइज कितना होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के पार्टिकल का साइज कितना होता है, क्लियर है नहीं है? ये क्लियर है या नहीं है कि कैसे आपने पार्टिकल का साइज वेरी करवाया है, पार्टिकल का साइज कैसे वेरी करवाया है, क्लियर है सभी को? अभी क्या कर रहे हैं हम, देखो जरा, हमने क्या करा, ए कंटेनर के अंदर हमने फाइन ग्रेन सॉइल डाल दी, यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, आप यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल डाल रहे हो, आप यहाँ पर डाल रहे हो किसको, फाइन ग्रेन सॉइल को डाल रहे हो आप यहाँ पे किसको डाल रहे हो, ये एग्जैक्टली स्केल पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपने डाला फाइन ग्रेन सॉइल को, बस दो में मेरा काम चल जाएगा, दिखाने को आप ऊपर तक दिखा दो बट दो में मेरा काम चल जाएगा, दो लाइन दिखाने में। यहाँ पे मैंने किसको डाला, यहाँ पे मैंने डाला कोर्स ग्रेन सॉइल को, इतने में हो जाएगा एडजस्ट। अब कंपैरिजन करो दोनों में,
अब दोनों में कंपैरिजन करो, क्लियर है? ए सॉइल थी, बी सॉइल थी, ए में मैंने फाइन ग्रेन को डाला, बी में मैंने कोर्स ग्रेन को डाला है। तो फाइन ग्रेन का पार्टिकल क्या है, बहुत छोटा है, कोर्स ग्रेन का पार्टिकल बड़े साइज का है। देखो दिखा रखा है यहाँ पे, फाइन ग्रेन का पार्टिकल छोटे साइज का है, कोर्स ग्रेन का पार्टिकल बड़े साइज का है। अब मैं कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिखूंगा, आप समझना जरा बात को। लेट अस सपोज मैंने इसमें से कुछ फ्लूइड पास करवाने की कोशिश करी, इसमें से भी मैंने कोई फ्लूइड पास कराने की कोशिश करी। यहाँ पे कोई फ्लूइड मैं इसमें से बी सैंपल में से पास करा रहा हूँ, ए सैंपल में से भी मैं कोई फ्लूइड को पास करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लूइड पास कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ आप मुझे सोच के कि साइज, फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड किस में ज्यादा होगा? कौन से केस में आपको साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड ज्यादा दिखाई दे रहा है? इंडिविजुअल वॉइड का साइज आपको किस में दिखाई दे रहा है, ए वाले में या बी वाले में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंडिविजुअल वॉइड का साइज किस में ज्यादा है? कोर्स वाले में, यस। सो द साइज ऑफ द इंडिविजुअल वॉइड, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड का साइज आपका कोर्स ग्रेड में ज्यादा है एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेड। यहां से समझ में आया ना? सो क्या ऑब्जर्वेशन आई कि भाई कोर्स ग्रेड में बड़ा है एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेड, एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेड। कोर्स ग्रेड क्या है, फाइन ग्रेड क्या है, वो तो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। कोर्स ग्रेड सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, बड़े साइज के पार्टिकल रहते हैं। फाइन ग्रेड सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, छोटे साइज के पार्टिकल रहते हैं। ये क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सो द फर्स्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो आपके पास में निकल कर आएगी, अगर आपके कंटेनर में, तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि भाई कोर्स ग्रेन सॉइल में एक इंडिविजुअल वॉइड का साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजुअल वॉइड का साइज कोर्स ग्रेन वाले में बड़ा निकल कर आएगा एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन वाले के। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास में निकल कर आई है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सो द सेकंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट? सेकंड ऑब्जर्वेशन जो आपके पास में है, मुझे ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड किस में ज्यादा आएगा? वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड कौन से केस में ज्यादा आएगा? वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड बी में। सभी को ये चीज क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड किसके केस में ज्यादा होगा? द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल वॉइड विल बी मोर इन द केस ऑफ द कोर्स ग्रेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फाइन ग्रेड। कोर्स ग्रेड में ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फाइन ग्रेड, यानी कि इंडिविजुअल वॉइड का वॉल्यूम, इंडिविजुअल वॉइड के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, टोटल की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल वॉइड के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं जस्ट। कोर्स में ज्यादा आया फाइन से, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड कोर्स में ज्यादा आया फाइन से। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? अब ये बताओ, सुनो, ए सॉइल है, ए सॉइल में से मैंने फ्लूइड पास करवाने की कोशिश करी, बी सॉइल है, बी में से मैंने फ्लूइड पास करवाने की कोशिश करी। कौन से केस में फ्लूइड ज्यादा आसानी से पास कर जाएगा? कौन से केस में फ्लूइड ज्यादा आसानी से पास कर जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा आसानी से किस में पास करेगा? बी में पास करेगा, बिल्कुल। कौन से केस में ज्यादा आसानी से पास करेगा? ए में बताया आपने, समझिएगा, आपने ए में बताया, बी में पास करेगा, ठीक है, बी में पास करेगा, क्लियर है? तो क्या होगा, मैंने पूछा आपसे कि कौन से केस में फ्लूइड ज्यादा आसानी से पास करेगा, आपने बताया कि बी में ज्यादा आसानी से फ्लूइड पास कर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे? सिंपल रिलेट करो, सिंपल सा रिलेट करो अपने घर के कॉन्सेप्ट से। कैसे? लेट अस सपोज आपके, अभी देखो कैसे रिलेट करना है। आप यहाँ पे ये देखो, ए वाले केस में जो साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड है वो कितना छोटा है, कितना छोटा है। बी में साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड उठाकर देखो ना, कितना बड़ा साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड है, बहुत बड़ा साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड है। सो द पॉइंट इज दैट की जितना बड़ा साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड होगा उतना आसानी से क्या करेगा, फ्लूइड पास करेगा, उतना इजीली फ्लूइड क्या करेगा, पास करेगा। लेट अस सपोज मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको दो केस देता हूं। मैंने क्या करा, आपके घर के गेट की विड्थ, मैंने आपके घर के गेट की विड्थ 10 मीटर रखी हुई है, वहीं पे मैंने आपके घर की गेट की विड्थ 1 मीटर कर दी रिड्यूस करके। घर के गेट की विड्थ पहले केस में 10 मीटर है, दूसरे केस में 1 मीटर है। कौन से केस में आप ज्यादा आसानी से पास करोगे? कौन से केस में ज्यादा आसानी से पास करोगे? 10 मीटर वाले में ना, 10 मीटर वाले में आप ज्यादा आसानी से पास करोगे। तो जो चीज आपके घर पे 10 मीटर का गेट कर रहा है ना, जो चीज आपके घर पे 10 मीटर का गेट कर रहा है, वही सेम चीज तो यहाँ पर ये वॉइड कर रहा है। भाई ये वॉइड है क्या? खाली जगह ही तो है। आप जिस गेट में से पास करते हो वो खाली जगह ही तो होती है। जिस गेट में से आप पास करते हो घर में से, वो खाली जगह ही तो होती है। जितनी बड़ी खाली जगह उतना आसानी से आप पास कर जाओगे, जितनी छोटी खाली जगह उतनी डिफिकल्टी से आप पास करोगे, उतनी डिफिकल्टी से आप पास करोगे। सेम काम हो रहा है। जितना यहाँ पे जो इंडिविजुअल वॉइड यहाँ पे कर रहा है, वही काम तो आपके घर पे आपका गेट करता है। जितना बड़ी साइज का आपका गेट उतना इजीली आप पास करते हो, जितने छोटे साइज का आपका गेट उतना डिफिकल्टी से आप पास करोगे। यहाँ पे क्या है, ए वाले में बहुत छोटे साइज का गेट है, बी वाले में बड़े साइज का गेट है।
ए वाले में छोटा साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड है, बी वाले में बड़ा साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड है, सो बी में से ज्यादा आसानी से पास करेगा एज कंपेयर टू द ए। तो मुझे ये बताओ जितना इजीली कोई सॉइल अपने अंदर से किसी फ्लूइड को पास होने देती है, जितना इजीली वो प्रॉपर्टी सॉइल की, या फिर जितना इजीली कोई सॉइल अपने अंदर से किसी फ्लूइड को पास करने देती है, उस सॉइल की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से परमेबिलिटी बोलते हैं उसको। यस, मैंने आपको बताया होगा पहले, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मींस सिंपली क्या है कि कितना इजीली कोई फ्लूइड किसी सॉइल के अंदर से पास कर पा रहा है। जितना इजीली पास करेगा वो सॉइल उतनी ही ज्यादा परमेबल है। कोई सॉइल के अंदर से, कोई भी मीडियम के अंदर से कितना इजीली कोई फ्लूइड पास कर पा रहा है, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड में भी लिक्विड, फ्लूइड में भी गैसेस, जितना इजीली कोई फ्लूइड किसी सॉइल के अंदर से पास कर रहा है, किसी मीडियम के अंदर से पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। उसको क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। जितना इजीली पास करेगा उतना ज्यादा मीडियम परमेबल है, जितना इजीली पास करेगा उतना इजीली मीडियम क्या है? परमेबल है, उतना इजीली परमेबल, उतना ज्यादा परमेबल सॉइल है हमारी। दोनों में से परमेबल सॉइल कौन सी है? कोर्स ग्रेन वाली या फिर फाइन ग्रेन वाली? बता दो जरा, बोलो कौन सी ज्यादा परमेबल है? कोर्स वाली, बिल्कुल सिंपल, यस। सो आया समझ में? तो क्या आता है? थर्ड आपके पास में बना क्या? थर्ड आपके पास में बना परमेबिलिटी। परमेबिलिटी कोर्स ग्रेन की ज्यादा होगी किससे? परमेबिलिटी किस वाले से? फाइन वाले से। यस, आया समझ में? तो देखो जरा, इसको रिलेट करने के दो तरीके हैं, इसको रिलेट करने के दो तरीके हैं। आपने पहला तो देख लिया, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो, कि इंडिविजुअल वॉइड के साइज के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो, आपको समझ में आया। इसका एक और तरीका है रिलेट करने का, अगर आप रिलेट कर पाओ तो। एंड आई थिंक जिन लोगों ने मेरे से बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा है ना अभी मॉर्निंग में, वो तो बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे। क्या तरीका हो सकता है? बताया होगा मैंने आपको पहले कहीं पे, बोलो क्या हो सकता है? बहुत इजीली आप रिलेट कर सकते हो, बोलो तो क्या होगा? अगर आपने बता दिया तो मजा आ जाएगा सच में। बोलो क्या तरीका है रिलेट करने का? और हर दिन मैंने बहुत बार आपको ये चीज बताई होगी, बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार बताई होगी। क्या तरीका है रिलेट करने का? यही सेम परमेबिलिटी वाला पॉइंट, क्या तरीका है दूसरा रिलेट करने का? बोलो। बताओ। ये देखो टेस्ट आ गया आप लोगों का। और आपको मैंने बताया था वॉइड्स मोर परमेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मोर परमेबिलिटी। सर रिपीट करना, सर रिपीट करना। मैंने ये पूछा है हिमांशु की, ये पूछा मैंने कि ये परमेबिलिटी वाला पॉइंट आपने समझा कि इंडिविजुअल वॉइड का साइज ज्यादा है कोर्स वाले में, तो इसलिए आसानी से फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यही सेम चीज कि परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है, इसी सेम पॉइंट को रिलेट करने का आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका हो सकता है? उस तरीकों को मैं आपसे रोज डिस्कस करता हूँ, रोज वो टर्म आपका डिस्कस होता है जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो, तो वहां पे मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए बताओ क्या दूसरा तरीका है? बोल दो क्या दूसरा तरीका है रिलेट करने का? रोज आप वो टर्म डिस्कस करते हो रोज, क्या दूसरा तरीका है? साइज आपने अलग अलग रखे हुए हैं पार्टिकल के, क्या हो रहा है? पास करना चाह रहा है कोई फ्लूइड उसके अंदर से, क्या होगा? बोल दो। फ्रिक्शन आएगा, नहीं बोल पाए आप। देखो जरा क्या होगा, आप लोगों ने भी मैकेनिक्स पढ़ रखी है ना, तो फ्रिक्शन होगा। देखो जरा समझो बात को, फ्रिक्शन बेसिकली, फ्रिक्शन, अब देखो समझो बात को, तो मैं बता रहा हूँ। आपको भी पता है कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब भी दो अलग अलग बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन शो करेंगी, क्लियर बात है कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन शो करेगी, तो वहां पे क्या डेवलप करेगा? उनके कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन डेवलप करेगा। एंड वो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, दैट फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज दैट रिलेटिव मोशन। वो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। ये चीज आप समझते हो? मैकेनिक्स, मेरे ख्याल से आप जो एफएम पढ़ रहे हो स्टूडेंट, गेट वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, मैक्सिमम आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मैकेनिक्स पढ़ रखी होगी ना। मैकेनिक्स आप सब लोगों ने पढ़ रखी है। हाँ, मैकेनिक्स आपने सबने पढ़ रखी है, तो समझो बात को। आपको पता है कि जब भी कोई दो बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन शो करेंगी, तो वहां पे क्या होगा? कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन डेवलप करेगा। फ्रिक्शन डेवलप करेगा, वो फ्रिक्शन क्या काम करेगा? वो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। दैट फ्रिक्शन विल ट्राई टू रेजिस्ट दैट अप रिलेटिव मोशन। वो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट पे, उस कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन डेवलप करेगा। फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब समझो बात को, समझो बात। केस वन उठाओ, केस वन उठाओ, ए केस उठाओ।
यहाँ से फ्लूइड पास कर रहा है मीडियम के अंदर से, मीडियम तो रुका हुआ है, सॉइल तो रुकी हुई है ना, फ्लूइड पास कर रहा है, सॉइल रुकी हुई है, रिलेटिव मोशन हुआ है नहीं हुआ, आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी। सॉइल पास, ये सॉइल रुकी हुई है, मीडियम पास कर रहा है, सॉरी सॉइल रुकी हुई है, फ्लूइड पास कर रहा है, रिलेटिव मोशन हुआ है नहीं हुआ, बोलो रिलेटिव मोशन हुआ है नहीं हुआ दो चीजों के बीच में, रिलेटिव मोशन हुआ ना, रिलेटिव मोशन हुआ, फ्लूइड पास कर रहा है, फ्लूइड पास कर रहा है, सॉइल रुकी हुई है, रिलेटिव मोशन हुआ। अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो कांटेक्ट पे क्या लगेगा, कांटेक्ट पे क्या डेवलप होगा, दोनों के कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन हुआ, दोनों के कांटेक्ट पे क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन कोशिश क्या करेगा, फ्रिक्शन कोशिश क्या करेगा, फ्रिक्शन कोशिश क्या करेगा, रजिस्ट करने की, किसको रजिस्ट करने की, किसको रजिस्ट करने की, मोशन वर्ड नहीं बोलना है, रिलेटिव मोशन बोलना है, क्या बोलना है, रिलेटिव मोशन बोलना है। फ्रिक्शन कोशिश किसको करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन। अभी रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, रिलेटिव मोशन किधर होना चाहता है, फ्लूइड आगे भागना चाहता है ना, फ्लूइड किधर भागना चाहता है, फ्लूइड तो इसमें से पास करके आगे भागना चाहता है, फ्लूइड नीचे जाना चाहता है, फ्लूइड नीचे जाना चाहता है, तो होगा क्या, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये मीडियम, ये जो सॉइल है ना, सॉइल को हम क्या बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं, ये सॉइल उस फ्लूइड को रोकेगा। रिलेटिव मोशन रोकना चाहते हैं ना, रिलेटिव मोशन कैसे रोकेगे, कैसे रोकोगे, जो चीज आगे भाग रही है उसको पकड़ कर रोक दो, उसको पकड़ कर रोक दो, कैसे रोकोगे, ये मीडियम क्या करेगा, ये मीडियम इस सॉइल को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, कैसे, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करवाएगा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करवाएगा, कैसे, लाइक दिस, लाइक दिस, फ्रिक्शन डेवलप हो गया। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इस फ्लूइड को, यस बिल्कुल बिल्कुल, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से इस फ्लूइड को कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होगा क्या पास करने में, जब ये फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्लूइड को क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ओवर हो रहा होगा पास करने में, फ्लूइड को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ओवर हो रहा होगा ना पास करने में, पास करने में रेजिस्टेंस ओवर हो रहा होगा। अब ये बताओ, यहाँ तक समझ में आता है, कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ, कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ, जितना ज्यादा कांटेक्ट, जितना ज्यादा सरफेस पे कांटेक्ट होगा, जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ये भी चीज आपको पता है, जितना ज्यादा एरिया पे कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितने ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा उतना ज्यादा कांटेक्ट एरिया पे फ्रिक्शन लगेगा, मोर इज द कांटेक्ट एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, चीज आती है समझ में नहीं आती है, जितने ज्यादा एरिया पे कांटेक्ट होगा, जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा दोनों के बीच में उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं लगेगा, बोलो आता है नहीं समझ में, आया नहीं आया समझ में, जितने ज्यादा एरिया पे कांटेक्ट होगा दोनों का उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं लगेगा, हम्म, लगेगा ना, लगेगा बिल्कुल लगेगा। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लगेगा ना, अब देखो समझो बात को, अब देखो बस यही बेसिक था, अब तो खुद रिलेट कर जाओगे आप, अब तो खुद रिलेट कर जाओगे। अब ए को देखो, पार्टिकल का साइज क्या है, ए में पार्टिकल का साइज क्या है, ए में पार्टिकल का साइज, ए में पार्टिकल का साइज, ए में पार्टिकल का साइज कैसा है, छोटा है, ए में पार्टिकल का साइज छोटा है, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ए में पार्टिकल का साइज छोटा है, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। आप लोगों को पता होगा कि स्मॉलर इज द पार्टिकल का साइज मोर विल बी द सरफेस एरिया, अगर आप वॉल्यूम को सेम रखते हुए साइज छोटा कर दो तो क्या रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये चीज हमें पता है। सो ए में क्या है, पार्टिकल का साइज छोटा है, सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन किसमें लगेगा, ज्यादा फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा, फ्रिक्शन ज्यादा आएगा नहीं आएगा, फ्रिक्शन ज्यादा आएगा नहीं आएगा, ए में फ्रिक्शन ज्यादा आएगा ना, ए में फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, अगर ए में फ्रिक्शन ज्यादा आएगा तो ज्यादा दिक्कत किसमें होगी पास करने में, ए में या बी में, फ्लूइड को पास करने में दिक्कत किसमें होगी, ए में या बी में, ए में दिक्कत ज्यादा होगी, फ्लूइड को पास करने में ए में दिक्कत ज्यादा होगी, अगर फ्लूइड को पास करने में दिक्कत ए में ज्यादा हो रही है तो परमेबिलिटी कम किसकी है, परमेबिलिटी कम किसकी है, परमेबिलिटी किसकी कम है, ए की परमेबिलिटी कम है, ए की परमेबिलिटी कम है, और ए है कौन सी सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल है, ए कौन सी सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, तो क्या आप ये बोल सकते हो द परमेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल, ऐसे कह सकते हैं नहीं कह सकते, बताओ जरा, परमेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन सॉइल, बताओ आया नहीं आया पॉइंट समझ में, बोलो पॉइंट आया समझ, सो कैसे हो रहा है। अब यही सेम कहानी बी के लिए रिलेट कर लो, कैसे, बी पार्टिकल का साइज बड़ा है, पार्टिकल का साइज बड़ा है, सरफेस एरिया कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम है, अपोजिशन कम मिलेगा, अपोजिशन कम मिलेगा तो आसानी से फ्लूइड पास कर जाएगा, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन कम है, फ्लूइड आसानी से पास करेगा, अगर फ्लूइड आसानी से पास करेगा तो परमेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर एज कंपेयर्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। बोलो समझ में आया नहीं आया, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सब, आगे तक यूज कर लोगे आप इनको।
फ्रिक्शन फोर्स नोट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स नोट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा एरिया पे कॉन्टैक्ट होगा, जितना ज्यादा एरिया पे कॉन्टैक्ट होगा, जितना ज्यादा एरिया पे कॉन्टैक्ट होगा, उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। ये तो पता है हमें, तो ऐसा बोल देते हैं हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, बट जनरलाइज्ड वे में अगर इसको समझे ना, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट पे, जितना ज्यादा एरिया पे कॉन्टैक्ट होगा, उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है नहीं करता है? इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है नहीं करता है? इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है ना? इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा दोनों के बीच में, उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग आपको देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शन आपका निकल कर आएगा। बस जस्ट ये पॉइंट पकड़ कर चलो, लास्ट तक आपके बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट में यूज होगा। वो बोल देते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट बना रखा है आपने कि डिपेंड नहीं करता है, बट एक्चुअली रिलेशन ऐसा ही निकल कर रहा है कि डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है ना। इंटरलॉकिंग किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस पे। तो आगे कहीं भी डिस्कस करेंगे, सिंपल पॉइंट है कि जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा एरिया पे, जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेगा। ऐसा आप लेके चलोगे हर जगह पे, क्योंकि उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी आपकी, उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स आपको मिलेगा। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो आप। चलो, सो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बताओ, इतनी चीजें क्लियर है, नेक्स्ट आओ किस पे? फोर्थ पैरामीटर पे। यहां तक कि सभी को क्लियर है पॉइंट्स या नहीं है? एक बार बता दीजिए जरा, फिर आगे डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक के सब पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं है? ओके, फोर्थ देखो अब नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका? मुझे ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स किस में ज्यादा होंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा किस में दिख रहे हैं आपको? ए में ज्यादा दिख रहे हैं, बी में ज्यादा दिख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा किस में दिख रहा है? ए में, यस। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, अब मैं किस पे आ रहा हूं? मैं आ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स किस में ज्यादा है? फाइन ग्रेड में ज्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कौन से वाले के कंपैरिजन में? कोर्स ग्रेड के कंपैरिजन में। क्लियर है? यहां तक ये चीज हमको समझ में आती है। दिख रहा है डायग्राम में ऊपर ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ए में ज्यादा है, फाइन ग्रेड वाले में ज्यादा है, कोर्स वाले के कंपैरिजन में। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिंस, अब देखो जरा समझो बात को। सिंस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी हाई, अब देखो जरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट है कि एक इंडिविजुअल वर्ड का साइज आपको दिख रहा है ज्यादा किसमें? कोर्स वाले में। एक अकेले वर्ड का वॉल्यूम आपको कोर्स वाले में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन लेकिन द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल, the total number of voids in fine grained soil is very 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 high as compared to the total number of the voids of the coarse grained soil. It is a point based on the observations कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट आप, टोटल नंबर ऑफ voids आपके फाइन ग्रेन में निकल कर आते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ voids ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसी वजह से हुआ क्या, सिंस टोटल नंबर ऑफ voids आपका फाइन ग्रेन में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ द voids इन द कोर्स ग्रेन। क्लियर है? तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ voids काउंट करते हो ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ voids काउंट करते हो पूरी की पूरी सॉइल मास में, टोटल वॉल्यूम ऑफ voids, अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ voids काउंट करते हो पूरी सॉइल मास में, तो आता क्या है निकल के? सिंस द टोटल नंबर ऑफ voids इन फाइन ग्रेन सॉइल इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ द voids इन द कोर्स ग्रेन सॉइल, तो इसकी वजह से क्या होता है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द voids ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल comes higher as compared to that of the coarse grained soil. ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके फाइन ग्रेड में बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं कोर्स वाले के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपका आता है, वो फाइन ग्रेड में ज्यादा निकल कर आता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। बोलो आया नहीं आया समझ में? बताइए, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल एज कंपेयर टू द कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी कि आप लिख सकते हो वीवी ऑफ फाइन ग्रेन इज मोर एज कंपेयर टू द वीवी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल। बोलो क्लियर है नहीं है? ये सब पॉइंट एक बार कंफर्म करिए। अब एक बार बताइए सब लोग, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? पांचों ऑब्जर्वेशन क्लियर है सभी को? ऑल दी 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 की 5 ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर हुई है? अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप निकालने वाले हो, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हो आप। क्या कंक्लूजन है?
क्या कंक्लूजन है? सिंस the total volume of the voids of the fine grained soil is more as compared to that of the coarse grained soil. तो मुझे ये बताओ void ratio and porosity ज्यादा किसका निकल कर आएगा? void ratio and porosity ज्यादा किसका निकल कर आएगा? ए का ज्यादा निकल कर आएगा। यस, इसीलिए कहा जाता है क्या? This is why the porosity and the void ratio of the fine grained soil is more as compared to that of the coarse grained soil. ये आता है कंक्लूजन निकल के आपके पास में। सो फाइनली आया कंक्लूजन निकल कर क्या है? सो कई ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से पता लगता है। सो क्या आएगा आपका यहाँ पे कि void ratio and the porosity of the fine grained soil is more as compared to the void ratio and the porosity of the coarse grained soil. ये आता है ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? बोलो क्लियर है नहीं है? क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स उसमें बहुत बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए ज्यादा आता है निकल के ना। सो आगे के लिए आपके पास कुछ पॉइंट आ गए कि भाई एक अकेले वॉइड का साइज कोर्स में ज्यादा होगा, एक अकेले वॉइड का वॉल्यूम कोर्स में ज्यादा होगा, परमेबिलिटी कोर्स की ज्यादा होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फाइन में ज्यादा होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड फाइन में ज्यादा होंगे, वॉइड रेशियो पोरोसिटी फाइन की ज्यादा होगी कोर्स वाले से। बोलो क्लियर है नहीं है? बताइए एक बारी। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके निकल कर आ रहे हैं यहाँ से ना। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमेबिलिटी एंड द पोरोसिटी? बिल्कुल डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमेबिलिटी एंड द पोरोसिटी? परमेबिलिटी आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितना इजीली कोई भी मीडियम किसी फ्लूइड को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, कितना इजीली कोई भी मीडियम अपने अंदर से फ्लूइड को पास होने दे रहा है। मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका, हमारे केस में सॉइल है, फ्लूइड लिक्विड्स भी होंगे, गैसेस भी होंगे, तो कितना इजीली कोई भी गैस कोई भी लिक्विड किसी मीडियम के अंदर से किसी सॉइल के अंदर से पास कर सकता है, पास कर पा रहा है। या फिर आप ये बोल दो कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी सॉइल अपने अंदर से किसी फ्लूइड को पास होने दे रही है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी। उसको क्या बोलते हो? परमेबिलिटी बोलते हो। व्हाइल पोरोसिटी आपको क्या पता है? पोरोसिटी रिप्रेजेंट्स कि एक्सटेंट ऑफ द पोर्स, कितना एक्सटेंट ऑफ पोर्स आपकी सॉइल में प्रेजेंट है, कितना पोर्स आपकी सॉइल में प्रेजेंट है, पोरोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंस है सिंपल। परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्लूइड पास कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को परमेबिलिटी कहते हैं। सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्लूइड पास कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम, सर फ्लूइड में गैस भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लूइड में गैसेस भी आते हैं, बिल्कुल फ्लूइड में सारी चीजें आती हैं। आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ फ्लूइड में गैसेस भी आती हैं, फ्लूइड में लिक्विड्स भी आते हैं। ठीक, फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं, फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं। क्लियर है? अभी एक बार बताइए जरा, कोई दिक्कत है किसी तरह का इसमें? कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो पूछिए, पूछिए। सभी को क्लियर है? बाकी लोग? सो आई गेस कि सबको यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलो अब यहाँ पे आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं इसी पॉइंट पे ना, कल आगे फिर कंटिन्यू करते हैं दोबारा। आज आपको एक तो 15-20 मिनट क्लास भी लेट स्टार्ट हुआ था ना, अदरवाइज हम ये सोच के चल रहे थे कि लगभग हाँ 2 घंटे के आसपास लेके चलेंगे। तो इसको कल आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता लगे, कल कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मेनली अभी जो आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें जितनी भी है ना, न्यूमेरिकल सेगमेंट में अब एंटर कर चुके हो आप। अब आप जो है इंपॉर्टेंट चीजें अब आपकी शुरू हो जाएंगी। मतलब जो भी जहां जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिस जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें हम बहुत डिटेलिंग में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे सारी की सारी चीजें। तो आगे अपना कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट एवरीवन। सर रोज क्लास 7 के आसपास स्टार्ट हो तो सही था। क्यों ऐसे 7:45 पे? देखो थोड़ा सा एक्चुअली में रात में बहुत लेट हो जाएगा फिर। आई थिंक ये 7:30 वाला टाइम थोड़ा ठीक है फिर भी ना, 7:30 वाला टाइम ठीक है। कितने लोग बोलते हैं कि 7:45 पे स्टार्ट होना चाहिए क्लास? कितने लोग बोलते हैं 7:45 पे स्टार्ट होना चाहिए क्लास? बोलो जरा। मोनिका यस सर 7:37 नहीं हो सकता है सर, 7:30 ठीक है। मनीषा सही है 7:30 सर, एक बार ओके मनीषा, एक मीनाक्षी एक मिनट, एक सेकंड। 7 अभी कर रहा हूँ जस्ट मीनाक्षी, एक मिनट में, जस्ट एक मिनट। 7 बजे ही हो तो बेहतर है। ओके सर जैसे ठीक है। अच्छा देखो अभी चलो 7 बजे का अभी सोचते हैं, 2-4 दिन रुको, मैं बात कर लूंगा सर से। बाकी अभी के लिए
अभी के लिए तो जो 7:30 से आपका चल रहा है उसी को रखो, है ना। अभी के लिए जो 7:30 से आपका चल रहा है ना उसी को रखो आप। सर मॉर्निंग शिफ्ट कर दो। एक्चुअली में क्या है कि मॉर्निंग में अदर क्लासेस लगी हुई हैं, मतलब कुछ अदर क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में, तो इसी वजह से मॉर्निंग में स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे ना। ओके सर, फिर सही है ये टाइमिंग। मॉर्निंग में क्या है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अदर क्लासेस लगी हुई हैं। गलत टॉपिक छेड़ दिया। सो अभी के लिए क्लास 7:30 ही रखो। 1-2 दिन बाद मैं जस्ट सर से खुद बात कर लूंगा, अगर थोड़ा बहुत टाइम में वेरिएशन हो पाएगा तो उसको कर लेंगे हम एडजस्ट, ठीक है। ओके, टाइम में अगर कुछ होगा ना 1-2 दिन बाद तो मैं सर से बात कर लूंगा खुद से। सो इसको आप देखो जरा। मीनाक्षी यही स्लाइड की बात कर रहे थे ना आप, यही वाली स्लाइड ना। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। सर लास्ट आपने, सर लास्ट आप, हाँ बिल्कुल मैंने ही पढ़ाया था लास्ट। मीनाक्षी मैंने ही लास्ट पढ़ाया था, सॉरी। आप अगर देखेंगे ऐप में तो वहां पे नेटवर्क इशू हो गया, हाँ बिल्कुल। कोई नहीं। तो अगर आप ऐप में देखोगे तो ऐप में मेरे ही लेक्चर डले हुए हैं वहाँ पे। अ, आपका जो गेट वाला फोल्डर है तो गेट वाले फोल्डर में आप देखना, उसमें सॉइल मैकेनिक्स के मेरे ही लेक्चर हैं सारे के सारे कंप्लीट। वो पूरा का पूरा एक डिटेल्ड कोर्स था सॉइल मैकेनिक्स में। सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेलिंग में डिस्कस कर रखे हैं वहाँ पे। सर ये क्लास एसएससी जेईई और गेट दोनों के साथ में होती हैं क्या? एसएससी जेईई और ये एक्चुअली में देखो, सब्जेक्ट दोनों में सेम ही है। सब्जेक्ट दोनों में सेम है, कोई किस तरह का डिफरेंस नहीं है आपके पास में। मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चंस देखोगे उठाकर, सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप दोनों को साथ साथ पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप दोनों को सेम पढ़ा सकते हो, साथ में पढ़ा सकते हो, इसीलिए साथ में चल रहा है, ठीक। क्योंकि वही सेम चीजें आपको बतानी है, वैसी उसी लेवल के न्यूमेरिकल कराने हैं दोनों दोनों जगह पे। कोर्स आउटलाइन तो थोड़ा डिफरेंट है, कोर्स आउटलाइन तो थोड़ा डिफरेंट है। कोर्स आउटलाइन डिफरेंट है मतलब किस तरह से, मैं समझा नहीं, एक बार बताएंगे। कोर्स आउटलाइन थोड़ा डिफरेंट है, मैं समझा नहीं, एक बार बता दीजिए कैसे। गेट पर एसएससी जेईई का, गेट और एसएससी डिटेल्ड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में, डिटेल्ड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में। देखो एक्चुअली में सब्जेक्ट आपका बिल्कुल जैसे हम पढ़ा रहे हैं काफी लंबे टाइम से, तो मतलब ऑब्जर्वेशन है हमारी की बिल्कुल सेम ही तरह का है, कोई किस तरह का डिफरेंस नहीं है। जस्ट अगर आप कन्वेंशन में देखोगे ना उधर जाकर, तो कन्वेंशन में आपको इसी तरह के सेम लेवल की चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी। तो वो सॉइल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हो, जिसमें आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। वो मेरे से डिस्कस हुआ था पहले, तो मतलब मैंने ही सजेस्ट करा था कि आप साथ में पढ़ा सकते हैं दोनों को, मतलब क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, अगर साथ में भी लेंगे दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्जेक्ट के अंदर। सर सारे ही एक साथ हो रहे, सर सारे ही एक साथ हो रहे। हाँ सारे ही एक साथ हो रहे हैं। और कौन सा एक साथ हो रहा है, और कौन सा एक साथ चल रहा है? एफएम। अब अब इसके बारे में तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं है। मुझे इसके बारे में वैसे थोड़ा आइडिया नहीं है अभी ज्यादा सही से। जो मतलब मुझे अपने सब्जेक्ट का पता था तो मैंने आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। बाकी वैसे आप पढ़ो आराम से, कोई किसी तरह का अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कंटेंट में तो उसके बारे में बताओ। मेनली क्या पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, कैसा है, उससे तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई ऐसा ज्यादा खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि चीजें एफएम में तो शायद गेट वाले ही हैं। आई थिंक कि मुझे लगता है कि चीजें तो दोनों में सेम ही तरह की होती हैं। इस सब्जेक्ट में ऐसा है कि आप सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोनों जगह पे, इसीलिए साथ में ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एफएम में एसएससी वाले नहीं ले हैं सर। हाँ तो एफएम में नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल नहीं होंगे एफएम में, वैसे मुझे भी लग रहा है कि एफएम में नहीं होंगे शायद। बाकी एफएम का मुझे ज्यादा खास वैसे आइडिया है नहीं, बट जहां तक मुझे लगता है कि एफएम में ऐसा नहीं होगा। ऐसा जियोटेक में इसलिए है क्योंकि सब ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हो, इसीलिए करवा रखा है। बाकी
मेनली हमें, मुझे जो पर्सनली लगता है, हमें इस चीज से मतलब होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो कंटेंट हमारे पास में है उस कंटेंट में बेसिकली आपको सही चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बस ये चीज हमारे लिए मेन मैटर करनी चाहिए। कौन पढ़ रहा है साथ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम कितना है, हमारा काम है सिंपल, जो हमें पढ़ाया जा रहा है हम उसको पढ़ें बस आराम से, उसके क्वेश्चंस करें। अगर हमारे से पढ़ के हमारे क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें सही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अच्छे से पढ़ाई जा रही है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है हमारे लिए जानना। बस आगे की चीजें जानने से हमें कोई ज्यादा बेनिफिट है ही नहीं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। सर नॉन टेक्निकल क्लासेस, एक्चुअली मैं नॉन टेक्निकल क्लासेस का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो सब आशुतोष सर खुद हैंडल करते हैं, वो सब चीजें सर खुद हैंडल करते हैं। बस मैं तो जस्ट एक तरह से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आकर। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हो इसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ मुझे भी नहीं पता है ज्यादा कि भाई किस तरह से हो रहा है। मेरा काम है सिर्फ सब्जेक्ट आकर पढ़ाना, बाकी सब सर अपने एंड पे हैंडल करते हैं। चलिए फिर अपना कल कंटिन्यू करते हैं आगे ना। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।